नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू राजस्थान अखाड़ा। मेरा नाम है सिद्धार्थ शर्मा और हम पढ़ रहे हैं मैनेजमेंट। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है इंडिविजुअल बिहेवियर एंड ग्रुप बिहेवियर। इससे पहले मैं आपको मैनेजमेंट में क्या क्या पढ़ा चुका हूँ, एक बार सिलेबस की तरफ चलते हैं। सिलेबस में ग्रुप ग्रुप बिहेवियर पहले दिया हुआ है, इंडिविजुअल बिहेवियर बाद में दिया हुआ है। लेकिन हम जो पढ़ेंगे आज, पहले मैं आपको समझाऊंगा इंडिविजुअल बिहेवियर क्या होता है, फिर मैं आपको समझाऊंगा ग्रुप बिहेवियर क्या होता है। ठीक है। मैनेजमेंट आपको पता है 20 मार्क्स का आता है। ये पूरा हम 6 लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट, चैप्टर नंबर सेकंड जो है वो 6 लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं। यहाँ तक टोटल 12 लेक्चर्स हो चुके हैं। इसके बाद 13th लेक्चर जो था उसमें मैंने आपको समझाया था लीडरशिप थ्योरीज एंड लीडरशिप स्टाइल्स। यहाँ तक हमारा कोर्स कंप्लीट हो चुका है। आज के लेक्चर में हम पूरा फोकस अपना रखेंगे इंडिविजुअल बिहेवियर और ग्रुप बिहेवियर। आज का जो लेक्चर नंबर है दैट इज 14। नेक्स्ट लेक्चर जो मैं आपको पढ़ाऊंगा उसमें एटीट्यूड, वैल्यूज और टीम बिल्डिंग के बारे में डिस्कस हम करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से पूरा कोर्स हमारा चल रहा है। उसके बाद मोटिवेशन थ्योरीज के बारे में पढ़ेंगे। ये कंप्लीट कोर्स हम जल्दी कंप्लीट करेंगे। लगभग 13 लेक्चर्स हो चुके हैं। आप ये मान के चलिए कि आने वाले 7-8 लेक्चर्स में पूरा सिलेबस जो है कंप्लीट हो जाएगा। ये और ये मैं एक ही लेक्चर में लूंगा। ये है, ज़्यादा कुछ खास नहीं। ठीक है, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं इंडिविजुअल बिहेवियर ग्रुप बिहेवियर होता क्या है। दोनों ही चीजें कलेक्टिवली कही जाती है ह्यूमन बिहेवियर। और ये जो फील्ड है ह्यूमन बिहेवियर, ये साइकोलॉजी में भी पढ़ा जाता है, सोशियोलॉजी में भी पढ़ा जाता है और मैनेजमेंट में भी पढ़ा जाता है। आज के लेक्चर में जो मैं भी आपको जो भी डिटेल्स बताऊंगा वो मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। ठीक है। जब भी कोई व्यक्ति अपने आप के साथ जो भी बिहेवियर करता है, अकेला है, अकेला काम कर रहा है, कोई भी टास्क है, ठीक है, इस टास्क को पूरा करने के लिए वो जो भी एक्शंस लगा रहा है, जो भी बिहेवियर कर रहा है, वो उसका जो बिहेवियर है वो क्या कहलाएगा? इंडिविजुअल बिहेवियर कहलाएगा। ठीक है। व्हेन पीपल एक्ट अलोन, their बिहेवियर इज टर्म्ड इंडिविजुअल बिहेवियर। डन। तो ये जो है, अगर कोई व्यक्ति अकेला किसी टास्क को कंप्लीट कर रहा है, जो भी एक्शंस वो ले रहा है, जो भी बिहेवियर उसका है, वो क्या कहलाएगा? इंडिविजुअल बिहेवियर कहलाएगा। व्हेन दे इंटरेक्ट इन ग्रुप्स, ग्रुप बिहेवियर एमर्जेस। ठीक है, जब एक व्यक्ति नहीं, किसी टास्क को करने के लिए 3-4 व्यक्ति काम कर रहे हैं, तो वो 3-4 व्यक्ति साथ में मिलकर काम करेंगे, अपने बीच में टास्क को बांट लेंगे, शेड्यूल को सेट कर लेंगे, टाइम टेबल सेट कर लेंगे और अपने आपस में जिस तरह से वो इंटरेक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ, ठीक है, उसे क्या कहेंगे? ग्रुप बिहेवियर कहेंगे। समझ में आ गया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल बिहेवियर और ग्रुप बिहेवियर? ठीक है, दोनों ही बिहेवियर की अपनी अपनी कुछ इंप्लीकेशंस होगी, अपनी अपनी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होगी। ठीक है। और ये एक क्रूशियल रोल प्ले करता है वर्क प्लेस में, चाहे आप काम कर रहे हो, जिस तरह से मैंने आपको बताया, कम्युनिटीज में, सोसाइटीज में आप काम कर रहे हो, सोशल एनवायरनमेंट हो आपका, वहां पर इंडिविजुअल बिहेवियर और ग्रुप बिहेवियर दोनों अलग अलग तरीके से काम करते हैं। मैं आपको क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। तो इंडिविजुअल बिहेवियर तो किस तरह काम करता है, और पूरा एक ग्रुप बिहेवियर किस तरह काम करता है, उसके यूजेस क्या होते हैं, प्रॉब्लम्स क्या होती है, अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट वगैरह है तो उसमें वो किस तरह से रिजॉल्व की जाती है। Then, तो सबसे पहले एक बार लेक्चर का ओवरव्यू देख लेते हैं। पहले मैं आपको इंडिविजुअल बिहेवियर की डेफिनेशन बताऊंगा, उसके बाद हम इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स देखेंगे कि क्या क्या फैक्टर जो है वो एक मेजर रोल प्ले करते हैं इंडिविजुअल बिहेवियर को मोल्ड करने में। ठीक है। उसके बाद हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे इंडिविजुअल बिहेवियर के, क्या क्या फीचर्स होते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, और इंपॉर्टेंस क्या होती है इंडिविजुअल बिहेवियर के ऑर्गेनाइजेशन। इंडिविजुअल बिहेवियर कंप्लीट करने के बाद हम बात करेंगे ग्रुप बिहेवियर की, कि जब एक व्यक्ति किसी ग्रुप में होता है तो उसका बिहेवियर, ग्रुप बिहेवियर किस तरह से चेंज होता है, उसके डेफिनेशन में बताऊंगा। नेचर कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे, किस तरह से ग्रुप बनता है, फॉर्म होता है, फिर वो स्टॉर्म होता है, नॉर्म होता है, वापस नॉर्मलाइज होता है, फिर वो परफॉर्म करता है, और फिर बाद में वो ग्रुप जो है वो एडजर्न हो जाता है। ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, फॉर्मल, इनफॉर्मल। ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। फैक्टर्स, जिस तरह से हमने इंडिविजुअल बिहेवियर में इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर्स पढ़े थे, उसी तरह से हम ग्रुप बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर्स यहाँ पर पढ़ेंगे। इसके अलावा डायनेमिक्स की बात होगी, इंपॉर्टेंस क्या है ऑर्गेनाइजेशन में वो बात होगी, डिफरेंसेस देखेंगे हम इंडिविजुअल और ग्रुप बिहेवियर के, इंडिविजुअल बिहेवियर और ग्रुप बिहेवियर के बीच में किस तरह से इंटरप्ले होता है, मैनेजमेंट इन दोनों चीज़ों का देखेंगे। और ये सारा चीज़ करते हुए हम पूरे लेक्चर को समझ लेंगे। कहने का मोटा मोटा तात्पर्य ये है कि आज का मेरा ये लेक्चर देखने के बाद ग्रुप बिहेवियर और इंडिविजुअल बिहेवियर से बनने वाला कोई भी सवाल जो कि आरएस मेंस परीक्षा में आपसे पूछा जाता है, इस लेक्चर के बाहर नहीं जाएगा। आपने अगर ये लेक्चर कंप्लीट देख लिया तो ये पर्टिकुलर टॉपिक जो है आपका ग्रुप बिहेवियर और इंडिविजुअल बिहेवियर, ये पूरी तरीके से तैयार हो गया। एनसीईआरटी, एनआईओएस, इग्नू, सारी जितनी भी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, ऑथेंटिक मटेरियल है, वहां से मैंने ये लेक्चर तैयार किया। स्टार्ट करते हैं इंडिविजुअल बिहेवियर।
कोई भी सिंगल व्यक्ति, सिंगल पर्सन मतलब वो कोई भी एक व्यक्ति, और वो जब किसी भी तरह का बिहेवियर करता है, कोई भी उसका एक्शन होता है, एक्शन का पैटर्न होता है, किसी और के एक्शन पे वो रिएक्शन देता है, या दो लोग बैठ के इंटरेक्शन करते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? इंडिविजुअल बिहेवियर कहा जाता है। जब एक व्यक्ति किसी भी तरह का एक्शन कर रहा है, या मल्टीपल एक्शंस के पैटर्न वो शो कर रहा है, या आपको किसी और के एक्शन का रिएक्शन वो देखने को मिल रहा है, इंटरेक्शन वो व्यक्ति कर रहा है, तो उसे क्या क्या कहा जाता है? इंडिविजुअल बिहेवियर कहा जाता है। ठीक है। ये काफी हद तक जो है पर्सनालिटी ऑफ दैट पर्सन पर डिपेंड करता है कि उस पर्सनालिटी किस तरह से रिएक्ट करेगा, स्टिमुली पर किस तरह का रिएक्शन आएगा, वो सारी चीजें किस पर डिपेंड करती है? व्यक्ति की पर्सनालिटी पर डिपेंड करती है। इट एकम एंड it encompasses how a person thinks, feels, and acts based on their internal psychological makeup and external environment. इंटरनल साइकोलॉजिकल मेकअप जो पर्सनालिटी है वो तो डिपेंड कर ही रही है, साथ में एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, वो किस तरह के वातावरण में है, किस तरह से उसके आसपास के लोग उसको कंट्रोल करते हैं, या डोमिनेट करते हैं, या सबमिसिव होते हैं, उस तरह पर भी काफी हद तक उस पर्टिकुलर व्यक्ति का बिहेवियर जो है, एकात्मक बिहेवियर जिसको कहते हैं, इंडिविजुअल बिहेवियर एंड करता है। बात समझ आ गई? अगर आपसे इंडिविजुअल बिहेवियर की डेफिनेशन पूछी है तो आप सीधे सीधे लिखेंगे इंडिविजुअल बिहेवियर रेफर्स टू द पैटर्न्स ऑफ एक्शंस। तो आपने एक्शन लिख दिया, तो आप सेकंड में क्या लिखेंगे? रिएक्शंस एंड इंटरेक्शन दैट ए सिंगल पर्सन एग्जिबिट्स। ठीक है। किसी भी व्यक्ति का एक्शन, उसके एक्शन के पैटर्न्स का रिएक्शन, और उसके इंटरेक्शन जो है, जो सिंगल पर्सन करता है, क्या कहलाता है? इंडिविजुअल। देन इसके अलावा इंडिविजुअल बिहेवियर में क्या क्या आता है? वो किस तरह से सोचता है, वो चूज करता है, फील करता है, किस तरह से एक्ट करता है। ठीक है। और ये सारी चीजें, तीनों चीजें, उसका सोचना, उसका समझना, फील करना, और उसका एक्ट करना, ठीक है, ये तीनों चीजें दो चीजों पर डिपेंड करती है। पहला, उसका इंटरनल साइकोलॉजिकल मेकअप क्या है, ठीक है, उसकी पर्सनैलिटी। और दूसरा, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ठीक है। एक्सटर्नली वो किस तरह से आसपास के लोग जो हैं, आसपास के वातावरण है, जो सोसाइटी वगैरह है, तो कर रही है। देन अब बात करते हैं और बाकी सारे इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स। कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो एक व्यक्ति के बिहेवियर को चेंज उसमें ला रही है। ठीक है। अभी तक मैंने आपको क्या पढ़ा है? यहाँ पर डेफिनेशन पढ़ा दी, ये आपको डायरेक्ट लिखनी है। बिहेवियर के अंदर क्या क्या चीजें आ रही हैं वो पढ़ा दी। अब जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि किस तरह से क्या क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो इंडिविजुअल बिहेवियर को बदलते हैं। सबसे पहली चीज आती है व्यक्ति की पर्सनैलिटी। ये एक व्यक्ति है, इस व्यक्ति के अंदर किस तरह की पर्सनैलिटी है, किस तरह का थॉट प्रोसेस है, वो इसके बिहेवियर को डिफाइन करेगा। दिस इज द स्टेबल सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। ये हमेशा स्टेबल रहता है। पर्सनैलिटी ऑफ द पर्सन, जो ट्रेट्स हैं किसी का, स्टेबल रहते हैं। ठीक है। वो कभी चेंज नहीं होते। माइनर ट्रेट्स जो हैं वो फिर भी चेंज हो जाएंगे, लेकिन ट्रेट्स, ठीक है। जैसे कोई है इंट्रोवर्ट है, कोई व्यक्ति इंट्रोवर्जन है, एक्सट्रोवर्जन है किसी, ठीक है, कॉन्शियसनेस है, ओपननेस है। क्या चीजें आ गई? ये OCEAN हो गया ना, मैंने आपको पढ़ाया था 5 फैक्टर थ्योरी या साइकोलॉजी, लास्ट ईयर क्वेश्चन पे, 5 फैक्टर पर्सनैलिटी। ठीक है। इंट्रोवर्जन, एक्सट्रोवर्जन, कॉन्शियसनेस, ओपननेस दैट इन्फ्लुएंस हाउ अ पर्सन रेस्पॉन्ड्स टू, बाहर किस आ रही हैं, वो किस तरह से वो रेस्पॉन्ड करता है, सारी चीजें। पहली चीज क्या है? पर्सनैलिटी। मेजर इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर है ये किसी भी व्यक्ति के बिहेवियर का। ठीक है। वो व्यक्ति किस तरह से रिएक्ट करेगा, किस तरह से एक्ट करेगा किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन में, वो लार्जली डिपेंड करता है उसकी पर्सनैलिटी पर। ठीक है। और पर्सनैलिटी में कौन कौन से ट्रेट्स, पर्सनैलिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स, ट्रेट्स जो क्वालिटीज वगैरह है वो कौन कौन सी है? इंट्रोवर्जन, एक्सट्रोवर्जन, कॉन्शियसनेस, ओपननेस। देन सेकंड पॉइंट जो आता है वो आता है मोटिवेशन का। देन किस तरह से मोटिवेशन जो है वो एक मेजर, कोई व्यक्ति है वो कोई काम कर रहा है, काम करने की इंट्रिंसिक मोटिवेशन और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, और उसको एक पुश मिलेगा ताकि वो उस काम को और अच्छे से कर सके और ज्यादा कर सके। ठीक है। तो कोई भी बिहेवियर जो है, वो बिहेवियर डिफरेंस होता है सीधे सीधे। पहली चीज पर्सनालिटी, आपके अंदर क्या क्या चीजें हैं, तरह की क्वालिटीज हैं, ट्रेट्स क्या क्या है, ओपननेस कितनी, एक्सट्रोवर्जन क्या है, इंट्रोवर्जन क्या है, कॉन्शियसनेस, सारी चीजें। ठीक है। उसके बाद सेकंड चीज आती है मोटिवेशन।
नीड्स एंड ड्राइव्स लाइक अचीवमेंट, पावर, एफिलिएशन मोटिवेट इंडिविजुअल्स टू बिहेव इन सर्टेन वे। ठीक है, जितनी भी ड्राइव होती है, जो एक्सटर्नल पुश वगैरह लगते हैं, आपको अचीवमेंट करना ही करना है, पावर की भूख है, पावर आपको चाहिए, एफिलिएशन आपको चाहिए, क्या है, पर्टिकुलर व्यक्ति को अलग अलग तरीके मोटिवेट करते हैं और मोटिवेट अलग अलग तरीके से करता है। ठीक है, थर्ड जो इंपॉर्टेंट चीज आती है वो परसेप्शन। देखिए आप यहाँ पर हैं, सामने विभिन्न तरह की घटनाएं रोज घट, लेकिन आप उसको किस तरह से परसीव करते हो, किस तरह से आप उसमें से इंफॉर्मेशन निकालते हो, फिर उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हो, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। डन। तो आपकी पर्सनैलिटी बहुत शानदार है, पॉजिटिव पर्सनैलिटी है, आप मोटिवेशन बहुत खतरनाक, आप मोटिवेटेड हो काम करने के लिए, लेकिन आपका परसेप्शन जो है वो नेगेटिव है, कि आप किसी भी सिचुएशन को, किसी भी एक्ट को नेगेटिवली आप वो कर रहे हो, ठीक है, नेगेटिवली परसीव कर रहे हो, तो आप इतना अच्छे से बिहेवियर जो है वो नेगेटिव बिहेवियर हो जाए। परसेप्शन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है पॉजिटिव बिहेवियर, पॉजिटिव इंडिविजुअल बिहेवियर के लिए। डन। तो हमने क्या क्या पढ़ा, पर्सनैलिटी सबसे पहली चीज जो हमारे अंदर है वो हमने पढ़ लिया। फिर मोटिवेशन, मोटिवेशन दो तरह की है, अंदर भी है, इंट्रिंसिक भी है और एक्सट्रिंसिक भी है, जो ड्राइव्स, जो नीड्स वगैरह जो हो रही है वो सारी चीजें। फिर थर्ड चीज आती है परसेप्शन, द वे एन इंडिविजुअल इंटरप्रेट्स इंफॉर्मेशन एंड एक्सपीरियंसेस इम्पैक्ट देयर डिसीजंस एंड एक्शन। किस तरह से वो इस सिचुएशन को इंटरप्रेट कर रहा है, परसीव कर रहा है, वो एक मेजर रोल प्ले करता है व्यक्ति के एक्शंस एंड रिएक्शंस। ठीक है, फिर फोर्थ पॉइंट आता है एटीट्यूड। ठीक है, एटीट्यूड व्यक्ति का पॉजिटिव है, ठीक है, तो वो किसी भी चीज को, जो भी चीज उसने परसीव की है, उसकी जैसी भी वो उस चीज को से करेगा। तो एटीट्यूड अगर पॉजिटिव है, नेगेटिव है, किसी भी व्यक्ति के ऑब्जेक्ट, किसी भी आइडिया के लिए, किसी भी प्लेस के लिए, तो वो चीज बहुत ज्यादा तरीके से बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करेगी। देन पहली चीज क्या हो गई, पर्सनालिटी, दूसरा मोटिवेशन, थर्ड परसेप्शन एंड फोर्थ एटीट्यूड। ठीक है, तो पी एम, ये आपको याद, ठीक है, अभी तक जो मैंने एंड इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स जो इंडिविजुअल बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, किस तरह से चेंज कर रहे हैं उसको। तो पहला इन्फ्लुएंस फैक्टर क्या है, पर्सनैलिटी। ठीक है, व्यक्ति कितना इंट्रोवर्ट है, कितना एक्सट्रोवर्ट है, कितना कॉन्शियसनेस है, कितनी सारी चीजें। दूसरा मोटिवेशन, ठीक है, नीड्स और ड्राइव्स, जो अचीवमेंट वगैरह, एफिलिएशन वगैरह हो रही है, वो सब काम कर रहा है। तीसरी चीज आ रही है परसेप्शन, वो उस बाहर के सिचुएशंस को किस तरह से परसीव कर पा रहा है व्यक्ति विशेष, उसी अनुसार उसका क्या होगा, बिहेवियर हो जाएगा। और एटीट्यूड, वो किस तरह का एटीट्यूड है उसका, किसी भी पर्सन को लेकर, किसी भी प्लेस को लेकर, वो पॉजिटिवली पॉजिटिव एटीट्यूड है या नेगेटिव एटीट्यूड है, उस तरह से उसका बिहेवियर जो है वो इन्फ्लुएंस होता है। आगे हम बात करते हैं तो लर्निंग एंड एक्सपीरियंस, व्यक्ति की पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, व्यक्ति का मोटिवेशन बहुत हाई है, परसेप्शन पावर बहुत अच्छी है, एटीट्यूड बहुत अच्छा है, लेकिन उसके पास्ट एक्सपीरियंसेस जो है वो नेगेटिव है उस पर्टिकुलर पर्सन को लेकर या उस पर्टिकुलर आइडिया को लेकर, तो वो उसके प्रति उसका नेगेटिव बिहेवियर ही सामने आएगा। ठीक है, लर्निंग एंड एक्सपीरियंस इज अ मेजर पॉइंट दैट इन्फ्लुएंसेस बिहेवियर, क्योंकि आपने देखा कि आपने जिस तरह का कुछ सीखा है, और वो सीख कर आपने अपनी मेंटेलिटी एक डेवलप कर ली कि नहीं ऐसा तो नहीं करना है, इसके साथ नेगेटिव आना है, प्रोजेक्ट करना है हमें, की बात है। पास्ट एक्सपीरियंसेस एंड लर्नड रेस्पॉन्सेस शेप हाउ पीपल बिहेव इन न्यू। उन्होंने कुछ सीखा, कुछ समझा, पिछली लर्निंग की, पिछले एक्सपीरियंस का, और आगे उन्होंने या फिर तरह से अपने। ठीक है, फिर आता है वैल्यूज एंड बिलीव्स, डीपली हेल्ड प्रिंसिपल्स गाइड डिसीजंस एंड बिहेवियर। ठीक है, अब जितने भी वैल्यू सिस्टम है आपका, आपने सोचा है कि जैसे मान लीजिए आप एसडीएम बनेंगे, तो एसडीएम बनने के बाद आपका जो जूनियर स्टाफ है उसके प्रति आपका किस तरह से बिहेवियर होता है, वो सारा सिस्टम आपकी इन्हीं पर डिपेंड। पहला, आपकी पर्सनैलिटी अगर पॉजिटिव है तो आप उस तरह से बिहेव करेंगे, पॉजिटिव तरीके से बिहेव करेंगे। एटीट्यूड आपका क्या है, परसेप्शन क्या है, लर्निंग एंड एक्सपीरियंसेस आपके क्या है उस पर्टिकुलर जूनियर स्टाफ के लिए, या आपके वैल्यूज कितनी है, डीपली हेल्ड प्रिंसिपल गाइड डिसीजन। इमोशंस आपके कैसे हैं, अगर आप हैप्पी हैं तो आप पॉजिटिव डिसीजंस लेंगे, आपका बिहेवियर पॉजिटिव होगा, और आपके बिहेवियर में वो चीज़ें ओवरटली दिखेगी, सामने दिखेगी बिल्कुल कि भाई ये व्यक्ति हैप्पी है, और इसके इमोशंस जो है सीधे सीधे इसके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। अगर वो व्यक्ति गुस्सा होगा और आप उसके पास कोई लेटर साइन कराने गए किसी ऑफिसर के पास, तो आप उसके हाव भाव से, आपके बिहेवियर से पता जाएगा कि ये व्यक्ति गुस्से में है, और गुस्से की वजह से ही वो पर्टिकुलर बिहेवियर जो है वो इन्फ्लुएंस हो रहा है। फियर भी आपको चेहरे पर दिखता है, और फियर
को डिसीजंस, जो बिहेवियर को लेकर जो डिसीजंस है वो इन्फ्लुएंस होते हैं। इस तरह से हमने अभी तक क्या पढ़ा, इंडिविजुअल बिहेवियर की डेफिनेशन मैंने आपको बताई, इंडिविजुअल बिहेवियर किस तरह से साइकोलॉजिकल मेकअप और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है। फिर उसके बाद में मैंने इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स को अच्छे से खोल के आपको समझा दिया कि चाहे वो पर्सनैलिटी हो, चाहे वो मोटिवेशन हो, परसेप्शन, एटीट्यूड, लर्निंग एंड एक्सपीरियंसेस, वैल्यूज एंड बिलीफ और इमोशंस। देन ये आपका एक 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि व्हाट आर द मेजर इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स दैट शेप इंडिविजुअल बिहेवियर। तो यहाँ पर इस तरह का अगर क्वेश्चन बनता है 5 मार्क्स का, 50 वर्ड्स में आपको लिखना है, सारे पॉइंट्स 8 पॉइंट्स हैं ये सारे आपको उसमें। के बाद हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक। इंडिविजुअल बिहेवियर का एक व्यक्तिगत तौर पर जो बिहेवियर है उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो हम बात करेंगे। और सीधे सीधे 5 नंबर का एक क्वेश्चन यहाँ पर 50 वर्ड्स में पूछा जा सकता है, जैसे मैंने अभी आपको लास्ट। शुरू करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर की बात करें तो यहाँ पर 5 क्वालिटीज जो है वो हमें देखने को मिलेगी, ठीक है। और वो 5 क्वालिटीज सेम वही क्वालिटीज हैं जो मैंने आपको पर्सनैलिटी वाला जो चैप्टर था साइकोलॉजी में, बिहेवियर में, वहाँ जो मैंने आपको बातें इंडिविजुअल पर्सनैलिटी के बारे में बताई, वही सारी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो इंडिविजुअल बिहेवियर के बारे में होंगी। एक बार इसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली चीज होगी यूनिकनेस। हर व्यक्ति, हर पर्टिकुलर इंडिविजुअल का जो पर्सनालिटी होती है, जो उसका बिहेवियर होता है, वो यूनिक होता है। हर व्यक्ति, अब मान लीजिए इंडिया में कितने 140 करोड़ लोग हैं, ठीक है। हर व्यक्ति की पर्सनालिटी अलग अलग होगी और उसका जो बिहेवियर होगा वो भी अलग अलग होगा। सारी चीज़ें यूनिक होगी। आप अपने परिवार में ही देख लीजिए, आप चाहे आपके जीन्स और आपके पिताजी के जीन्स, जीन्स पहनने वाली जीन्स नहीं, जेनेटिक्स, ठीक है। आपके और आपके पिताजी के जो जेनेटिक्स हैं वो सिमिलर हैं, सेम है, लेकिन फिर भी देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देयर बिहेवियर, ठीक है। तो यूनिकनेस, आप चाहे कितने ही क्लोजली रिलेटेड हो, लेकिन फिर भी आपकी जो बिहेवियर है उसमें एक यूनिकनेस आती ही आती है। सबका जो बिहेवियर होता है, हर इंडिविजुअल व्यक्ति का बिहेवियर यूनिक होगा। ईच पर्सन बिहेव्स डिफरेंटली बिकॉज ऑफ देयर यूनिक पर्सनैलिटी, बैकग्राउंड एंड कॉग्निटिव प्रोसेस। आप और आपके फादर सबसे ज्यादा क्लोजली रिलेटेड है, ठीक है, लेकिन उनकी पर्सनैलिटी अलग है, आपकी पर्सनैलिटी अलग है। उनका बैकग्राउंड अलग था, वो किसी और स्कूल से पढ़े हुए थे, उनके कुछ और फ्रेंड्स थे, आप किसी और स्कूल से पढ़े हुए हैं, आपके कुछ और फ्रेंड्स हैं, दोनों के कॉलेज अलग है, ठीक है। आपके पेरेंट्स अलग हैं, उनके पेरेंट्स अलग थे, उनके पेरेंट्स ने किस तरह से अपब्रिंगिंग की, आपके ग्रैंड पेरेंट्स ने आपके फादर मदर की, ठीक है, और आपकी अपब्रिंगिंग कैसी हुई, उन सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है आपका बिहेवियर। और इस वजह से आपका जो बिहेवियर है, हर व्यक्ति का बिहेवियर जो है वो यूनिक हो जाता है, यूनिकनेस उसमें आती है, ठीक है। सेकंड चीज आती है कंसिस्टेंसी। आप जो आज पर्सनालिटी ट्रेट्स दिखा रहे हैं, आपकी पर्सनालिटी में जो ट्रेट्स आज हैं वो स्टेबल हैं, वो कल भी वही रहेंगे, परसों भी वही रहेंगे। जो मेजर ट्रेट्स हैं, बाकी जो साइडलाइन ट्रेट्स हैं वो धीरे धीरे चेंज हो सकते हैं, लेकिन मोटा मोटी बात हम करें यहाँ पर तो इंडिविजुअल बिहेवियर जो है वो कंसिस्टेंट रहता है, यूनिक रहता है। हर व्यक्ति का बिहेवियर जो है वो अलग अलग होगा, कंसिस्टेंट होगा, वो रोज आप एक सिमिलर बिहेवियर ही शो करेंगे, ठीक है। तीसरा, गोल डायरेक्टेड होता है। डन। कोई भी व्यक्ति विशेष कोई भी काम कर रहा है, आप मेरा लेक्चर यहाँ पर देख रहे हो तो क्यों देख रहे हो? क्योंकि आपको RS मेंस क्लियर करना है, ठीक है, ये आपका टारगेट है। RS मेंस क्लियर करने के लिए आपको मैनेजमेंट पढ़ना पड़ेगा, 20 नंबर का मैनेजमेंट आएगा, और उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, उस सब्जेक्ट को क्लियर करने के लिए आप मुझसे जुड़े हुए हैं और हम यहाँ पर ये सब्जेक्ट अच्छे से आपको समझा रहे हैं। तो ये जो बिहेवियर होता है गोल डायरेक्टेड होता है। आप जो अभी बिहेव कर रहे हैं, सीरियसली बैठ के पढ़ रहे हैं, या कोई व्यक्ति सीरियसली नहीं पढ़ रहा है, सिर्फ देख रहा है कि कैसा लेक्चर है, तो वो गोल डायरेक्टेड है कि आपका गोल है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लाना। किसी और का गोल है कि भाई 20 में से 10 नंबर भी आ जाएंगे तो बहुत है। उस वजह से हर व्यक्ति का बिहेवियर जो है वो डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू देयर गोल्स, ठीक है। इंडिविजुअल टेंड टू बिहेव इन वेज दैट सेटिस्फाई देयर पर्सनल गोल्स एंड नीड्स। उनके पर्सनल गोल अगर सेटिस्फाई हो रहे हैं तो ही वो पर्टिकुलर बिहेवियर जो है वो शो करेगा, ठीक है। अगर आपका गोल ये है कि आपको 20 आउट ऑफ 20 लाने हैं मैनेजमेंट में, तो आप मेरे इस लेक्चर को अच्छे से पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे, टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे, वहां से PDF डाउनलोड करेंगे, उसका रिविजन करेंगे, बाद में मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह कराऊंगा वो आप देखेंगे, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे और बेस्ट परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। डन। तो इस तरह से यहाँ पर जो इंडिविजुअल बिहेवियर है वो यूनिक होता है। सबसे पहली बात तो ये, मतलब हर व्यक्ति का ये A है, इसका बिहेवियर अलग होगा, B है, इसका बिहेवियर अलग होगा, C है, इसका बिहेवियर अलग।
ठीक है। सेकंड पॉइंट आता है कंसिस्टेंसी। ए ने आज जो बिहेवियर दिखाया है वही बिहेवियर वो आज के 2 साल बाद दिखाएगा, वो बिहेवियर कंसिस्टेंट रहेगा, जो उसके मेजर ट्रेट्स हैं वो। तीसरा होता है गोल डायरेक्टेड। हर पर्टिकुलर व्यक्ति का जो बिहेवियर है वो गोल के अकॉर्डिंग सेट होता है, ठीक है। फिर होता है अडेप्टेबिलिटी। कभी कभी, कभी कभी क्या, जनरली पीपल जो है वो अपने बिहेवियर को अडेप्ट कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट और फीडबैक। मान लीजिए आप हैं, ठीक है, आपका फैमिली के साथ बिहेवियर डिफरेंट है, ठीक है। आपका ऑफिस, अगर आप जा रहे हैं, कोई प्राइवेट जॉब कर रहे हैं या कोई भी जॉब कर रहे हैं, तो आपका बिहेवियर अलग है। आप क्लास में यहाँ पर बैठे हैं मेरे साथ, तो आपका बिहेवियर अलग है। आप यहाँ पर मस्ती मजाक कर सकते हैं, आप यहाँ पर सीरियस रहेंगे, थोड़ा काम के को टारगेट रखेंगे। आप यहाँ पर सीरियस रहेंगे, आप एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेंगे कि क्या पढ़ाया जा रहा है, समझने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह से आपका कॉन्टेक्स्ट चेंज हो गया। आप फैमिली में है तो आप अलग तरीके से बिहेव कर रहे हैं, आप ऑफिस में है तो आपका बिहेवियर, इंडिविजुअल बिहेवियर अलग है, आप क्लास में लेक्चर ले रहे हैं मेरा, तो आपका बिहेवियर, इंडिविजुअल बिहेवियर जो है वो अलग है। तो अडेप्टेशन यहां पर हो जाता है अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट एंड अकॉर्डिंग टू द फीडबैक, ठीक है। ये जो मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया, ये कॉन्टेक्स्ट का एग्जाम्पल दिया। कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर चेंज कर रहे हैं और बिहेवियर जो है चेंज हो रहा है, मतलब अडेप्टेशन हो रहा है बिहेवियर, ठीक है। फीडबैक से कैसे होता है, मान लीजिए आप क्लास में हैं और क्लास में मजाक मस्ती मजाक कर रहे हैं, आप वैसा ही मस्ती मजाक कर रहे हैं जैसा फैमिली के साथ करते हैं, तो मैंने आपको कहा कि नहीं ऐसे नहीं चलेगा, आपको सीरियस होना पड़ेगा। मैंने आपको एक तरह से फीडबैक दिया कि नहीं, ये मस्ती मजाक नहीं चलेगा, आपको सीरियसली बैठना है, सुनना है, लेक्चर को समझना है, आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं। तो फीडबैक है। फीडबैक के हिसाब से कल आप दूसरे दिन आओगे तो आप मजाक कम करोगे, आप सीरियसनेस थोड़ी ज्यादा दिखाओगे लेक्चर के प्रति, क्लास के प्रति, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, फीडबैक के अनुसार व्यक्ति का बिहेवियर जो है, इंडिविजुअल बिहेवियर चेंज होता रहता है। फिर बात करते हैं वॉलंटरी बिहेवियर। पूरी तरीके से स्वैच्छिक होता है, वॉलंटरी होता है, ठीक है। आपकी जो कॉन्शियस या सबकॉन्शियस माइंड में जो चॉइसेस हैं या अनकॉन्शियस फैक्टर्स जो हैं जितने भी, वो एक मेजर रोल प्ले करते हैं आपके इंडिविजुअल बिहेवियर के लिए। तो आपसे ये 5 नंबर का कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर। सबसे पहला आप लिखोगे यूनिकनेस, उसको एक्सप्लेन कर देना है। सेकंड कंसिस्टेंसी, ठीक है। थर्ड गोल डायरेक्टेड। फोर्थ अडेप्टेबिलिटी अकॉर्डिंग विथ रेस्पेक्ट टू कॉन्टेक्स्ट एंड फीडबैक, ठीक है। और फिफ्थ वॉलंटरी, ठीक है, इच्छा अनुसार। इस तरह से आपको यहाँ पर ही आंसर। अब बात आती है इंडिविजुअल बिहेवियर, हमने समझ लिया क्या होता है, इंडिविजुअल बिहेवियर की कैरेक्टरिस्टिक्स हमने समझ ली, लेकिन इंडिविजुअल बिहेवियर की इंपॉर्टेंस क्या है वो हम यहाँ पर देखते हैं। उसके बाद हम जाएंगे ग्रुप बिहेवियर पर, पहले इंडिविजुअल बिहेवियर कंप्लीट करते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है, जब जैसे मान लीजिए मैं हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं और आप यहाँ बैठे हैं क्लास में और आप चीज़ों को समझ रहे हैं, मैं यहाँ पर आपको समझ रहा हूँ कि आपका बिहेवियर कैसा है, आप सीरियस हैं या नॉन सीरियस कैंडिडेट हैं, ठीक है। आप अगर नॉन सीरियस है तो उस हिसाब से मैं आपको टैकल करूंगा, आप अगर सीरियस हैं तो मैं आपको और ज़्यादा पढ़ाने की कोशिश करूंगा, और ज़्यादा समझाने की कोशिश करूंगा। आप अगर नॉन सीरियस है तो मेरा टारगेट आप सबसे पहले ये रहेगा पढ़ाने से पहले कि आपको सीरियस किया जाए, थोड़ा लाइफ में आपके गोल के प्रति आपको मोटिवेट किया जाए, ठीक है। तो इस तरह से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, क्लास हो, ऑफिस हो, फैमिली हो, इंडिविजुअल बिहेवियर की इंपॉर्टेंस बहुत अलग अलग रहती है। आपके बिहेवियर के अनुसार आपसे आपको ट्रीटमेंट मिलता है। अंडरस्टैंडिंग इंडिविजुअल बिहेवियर हेल्प्स मैनेजर्स एंड लीडर्स टेलर मोटिवेशन टेक्निक्स, ठीक है। अगर आप सीरियस हैं तो मैं आपको कहूंगा टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, ठीक है, और अच्छे से इसका रिविजन करो, और मैं आपको एडिशनल नॉलेज दूंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ाने की कोशिश करूंगा। आप नॉन सीरियस कैंडिडेट है तो मेरा पहला टारगेट ये रहेगा कि आप क्लास में सीरियसली बैठो, आपको मैं इस बात के लिए मोटिवेट करूं कि भाई समझो, अच्छे से सीरियसली पढ़ो, ठीक है। मैं ये थोड़ी कहूंगा आप नॉन सीरियस हो सीधे ही टेस्ट सीरीज दो टॉप कर जाओगे आप, नहीं। तो ये जो मोटिवेशन टेक्निक है, ये किस चीज का मोटिवेशन आपको देना है, ये आपके बिहेवियर पे डिपेंड करेगा। और उसी चीज से और जिस तरह से मोटिवेशन मैं आपको दे रहा हूं उसी तरीके से प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। आपका बिहेवियर सीरियस बिहेवियर है तो मैं आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए आपको टेस्ट सीरीज, रिवीजन, मॉडल क्वेश्चंस और प्रैक्टिस क्वेश्चंस वगैरह ये सब दूंगा, जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। आप नॉन सीरियस है, आप पढ़ने में ही ध्यान नहीं लगा रहे, तो मेरा टारगेट ये रहेगा आपको मोटिवेट करके पढ़ाई की तरफ लेकर आऊं ताकि आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो। और इन सब के बीच में क्या हो रहा है, हम दोनों का, आपका और मेरा, स्टूडेंट का और टीचर का कम्युनिकेशन जो है वो इंप्रूव हो रहा है। बात समझ आ गई। तो इस तरह से ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ऑर्गेनाइजेशन को, ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी को एनहेंस करने के लिए। अब एग्जांपल लेते हैं ऑफिस में। मान लीजिए आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, आपके अलग अलग बिहेवियर हैं, ठीक है। सब 5 लोग हैं, 5 लोगों के अलग अलग बिहेवियर है।
तो एक बंदा जो है वो काम कम कर रहा है, एक बंदा काम ज्यादा कर रहा है, इसको क्या रिकॉग्नाइजेशन ज्यादा मिलेगा, इसको इंसेंटिव्स ज्यादा मिलेंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा, ये बंदा भी यहाँ पर देखिएगा इसके इसके बिहेवियर को मिमिक करने की कोशिश करेगा कि भाई इसको इस बार इंक्रीमेंट इतना ज्यादा क्यों मिला, क्योंकि इस तरह से काम करता है, टाइम बाउंड जो है वो रिपोर्ट्स प्रेजेंट करता है, जो भी असाइनमेंट्स वगैरह है वो सारी कंप्लीट करता है। तो उस वजह से इस तरह से यहाँ चीजें, फॉर एग्जाम्पल नोइंग दैट एन एम्प्लॉय वैल्यूज रिकॉग्निशन कैन हेल्प डिजाइन इंसेंटिव्स दैट इंप्रूव परफॉर्मेंस। जैसे आपने इंसेंटिव यहाँ दिया तो इसकी परफॉर्मेंस तो बढ़ गई, ठीक है, इसका रिकॉग्नाइजेशन यहाँ पर बढ़ गया, बाकी जो लोग हैं वो भी यहाँ पर और अच्छे से परफॉर्म करने लग गए। डन। अब एग्जाम्पल्स देखते हैं इंडिविजुअल बिहेवियर के। 3 एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर, एग्जाम्पल वैसे मैं आपको देता हुआ चल रहा हूँ, एक चीज का मैंने एग्जाम्पल दिया है, ठीक है, एक एक चीज खोल के समझाने की कोशिश की है, ठीक है। और यहाँ पर हाउ अ कस्टमर रिएक्ट्स टू सर्विस क्वालिटी। अगर एक कस्टमर है, ठीक है, उसको आप बहुत अच्छी चीज दोगे, बहुत अच्छी सर्विस दोगे तो खुश हो जाएगा। अगर आप उसको नेगेटिव सर्विस दो, बहुत ही गंदी सर्विस दोगे तो नेगेटिव रिव्यूज, नेगेटिव फीडबैक आपका देगा। तो इस तरह से ये बिहेवियर जो है यहाँ पर डिपेंड करता है आपके स्टिमुलस पर कि किस तरह की चीजें आ रही हैं। स्टूडेंट्स अप्रोच टू प्रॉब्लम सॉल्विंग, अलग अलग बंदे अलग अलग तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। हम कॉपी चेक करते हैं, मेंस की कॉपीज आती हैं कितनी सारी, ठीक है, एक ही क्वेश्चन होता है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर। एक ही क्वेश्चन है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, 50 वर्ड्स में लिखना है, लेकिन हर व्यक्ति जिसकी कॉपी आती है उसका आंसर टोटली डिफरेंट होता है। 19-20 का अंतर कहीं कहीं देखने को मिलता है, बाकी हर जगह कोई क्या लिख रहा है, कोई पैराग्राफ में लिख रहा है, किसी ने फ्लो चार्ट बना दिया, किसी ने डायग्राम बना दिया, कोई पॉइंट्स फॉर्मेट में लिख रहा है, सबका अलग अलग अप्रोच रहती है। ये इंडिविजुअल बिहेवियर की ही खासियत है कि यूनिकनेस है, हर बंदा अलग अलग है और हर बंदे की यूनिकनेस आपको देखने को मिलती है। एन एम्प्लॉइज पंक्चुअलिटी एंड वर्क एथिक, ये हमें देखने को मिलता है, हर व्यक्ति अलग अलग टाइम पर, एक कोई पंक्चुअल है वो हमेशा टाइम पर आएगा, ठीक है, वर्क एथिक्स में काम कर रहा है, कोई करप्शन नहीं कर रहा है तो करप्शन नहीं ही करेगा। इस तरह की चीजें हमें देखने को मिलती है इंडिविजुअल बिहेवियर में। तो चैप्टर हम क्या पढ़ रहे हैं, इंडिविजुअल बिहेवियर एंड ग्रुप बिहेवियर, ठीक है। इंडिविजुअल बिहेवियर यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिया है, सारी चीज मैंने पढ़ा दी आपको, इंडिविजुअल बिहेवियर क्या होता है, कैसे काम करता है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, इंपॉर्टेंस क्या होती है, एग्जाम्पल्स भी देके समझा दिया, सारी चीजों की। अब हम बात करेंगे ग्रुप बिहेवियर की और फिर इन दोनों में एक डिफरेंस देख लेंगे। ये टॉपिक कंप्लीट है, ठीक है। तो सीधे चलते हैं ग्रुप बिहेवियर की तरफ कि ग्रुप बिहेवियर क्या होता है। अभी तक क्या पढ़ा, इंडिविजुअल, एक आदमी का बिहेवियर पढ़ा था हमने कि एक आदमी फैमिली में किस तरह से बिहेव कर रहा है, ऑफिस में किस तरह से बिहेव कर रहा है, क्लास में किस तरह। अब हम देखेंगे ग्रुप बिहेवियर। 4 लोग हैं, ये 4 लोग अलग अलग तो किस तरह से काम करते हैं, इंडिविजुअल बिहेवियर तो इनका अलग है और ग्रुप बिहेवियर इनका टोटली डिफरेंट है। किस तरह से काम करता है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है ग्रुप बिहेवियर की, उसी फॉर्मेट में पढ़ेंगे जिस फॉर्मेट में इंडिविजुअल बिहेवियर पढ़ा, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे ग्रुप बिहेवियर की डेफिनेशन। ग्रुप बिहेवियर क्या होता है, ग्रुप बिहेवियर इज द सेट ऑफ बिहेवियर्स। ये एक बिहेवियर नहीं है, ये अलग अलग बिहेवियर्स का सेट है और साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस है दैट ऑकर व्हेन इंडिविजुअल्स इंटरेक्ट विद इन अ ग्रुप। जब भी कोई इंडिविजुअल एक किसी ग्रुप के अंदर, ये इस ग्रुप में और भी व्यक्ति थे, उस ग्रुप के अंदर इंटरेक्ट करता है आपस में, ठीक है, और फिर जो उसका बिहेवियर निकल के आता है उसको हम कहते हैं ग्रुप बिहेवियर। यहाँ पर अकेला व्यक्ति ही काम नहीं कर रहा होता, ये भी इससे काम करवा रहे होते हैं। तो जो बिहेवियर है वो खुद का बिहेवियर तो होता ही है, इंडिविजुअल बिहेवियर तो है ही, लेकिन हर व्यक्ति, हर पार्ट ऑफ दैट ग्रुप यहाँ पर इसको इन्फ्लुएंस करता है। ये सब एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं और कलेक्टिव डिसीजंस बनाते हैं। इसकी वजह से ग्रुप बिहेवियर है जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। देखिए आप अकेले हैं, एक रूम में आप अकेले रह रहे हैं, मान लीजिए, ठीक है, रूम है और इस रूम में आप अकेले रह रहे हैं। अब क्या होगा, आप कभी भी आएंगे, कभी भी सोएंगे और कभी भी उठेंगे, ठीक है, आपका कोई टाइम नहीं होगा। आप रात को मान लीजिए यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, रात को 2 बजे तक पढ़ाई कर रहे हैं, सो गए, सुबह आप 10 बजे उठे हैं, ठीक है, पढ़ के आप सोते रहे। लेकिन अगर यहाँ पर आपका कोई ग्रुप पार्टनर आ गया, ठीक है, यहाँ पर कोई एक और ग्रुप आपका बन गया और एक और व्यक्ति यहाँ पर आ गया जो रात को 9 बजे सोता है, तो यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएंगी, ठीक है, कि वो व्यक्ति तो 9 बजे सो रहा है लेकिन आप रात को 2 बजे सो रहे हैं, ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, रूम की जो लाइट है वो ऑन है, इसको यहाँ पर प्रॉब्लम होगी। ये अपने बिहेवियर से यहाँ पर आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेगा कि भाई या तो आप जल्दी सो जाइए या ये ट्यूबलाइट बंद करके आप एक स्टडी लैंप ले लीजिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, इंडिविजुअल बिहेवियर तो क्या था, रात को 2 बजे सोने का, ट्यूबलाइट जलाकर, ठीक है, पढ़ाई करने का रात को लेट नाइट तक। लेकिन यहाँ इस पर्टिकुलर इस दूसरे बंदे ने क्या किया
इसने कहा कि चलो ठीक है, आप है ना 12 बजे तक पढ़ लो, मैं भी 12 बजे तक जग लेता हूँ। तो दोनों ने अपना जो बिहेवियर है उसको चेंज करने की कोशिश की। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर थोड़ा थोड़ा इन्फ्लुएंस जो है वो एक दूसरे की तरफ जाता है, और फिर ग्रुप बिहेवियर होता है। इंडिविजुअल बिहेवियर इज वेरी मच डिफरेंट देन ग्रुप बिहेवियर, क्योंकि ग्रुप बिहेवियर में ग्रुप के अलग अलग जितने भी व्यक्ति होते हैं, इंडिविजुअल्स होते हैं, वो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं और कलेक्टिव डिसीजंस वहां पर बनाए जाते हैं। इट इंक्लूड्स हाउ पीपल इन्फ्लुएंस ईच अदर, हाउ ग्रुप्स फॉर्म नॉर्म्स एंड रोल्स। ठीक है, अब यहाँ पर ये एक रूल बन गया कि आपको 12 बजे तो सोना ही है। ठीक है, और या फिर रूल बन गया कि अगर किसी को लेट नाइट पढ़ाई भी करनी है तो टेबल लैंप वगैरह, स्टडी लैंप वगैरह के अंडर में पढ़ाई करेगा। ट्यूबलाइट जो है वो रात को 12 बजे ऑफ हो जाएगी, और ये भी बंदा थोड़ा सा, इसने भी लेट सोना शुरू कर दिया। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर कलेक्टिव डिसीजंस बनाए जाते हैं। इंडिविजुअल बिहेवियर में एक ही व्यक्ति डिसीजन ले रहा होता है, जबकि ग्रुप बिहेवियर में क्या होता है कि अलग अलग लोग कलेक्टिवली डिसीजन लेते हैं और फिर उसको निभाते हैं। डन। नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की जाए तो सबसे पहले बात करते हैं नेचर ऑफ ग्रुप। देखिए, ग्रुप जो है वो दो तरह के बनते हैं। एक जो बनता है वो बनता है फॉर्मल ग्रुप। ठीक है, और दूसरा जो ग्रुप होता है, इंपॉर्टेंट है, इसमें 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा सकता है, दूसरा टाइप का ग्रुप है इनफॉर्मल ग्रुप। ठीक है, फॉर्मल ग्रुप वो ग्रुप है जो किसी टारगेट को अचीव करने के लिए साथ में आया है, फॉर्मली साथ में आया है। ठीक है, उसको कोई टारगेट अचीव करना है। ठीक है, उसका कोई स्पेसिफिक पर्पस है, वो ऑफिशियल यूजेस के लिए साथ में आया है। ठीक है, इनफॉर्मल ग्रुप वो होता है जो 4 दोस्त हैं जिन्होंने मिलकर इनफॉर्मली एक ग्रुप बना लिया। ठीक है, जिसका कोई पर्पस नहीं है, सिर्फ प्लेजर है, साथ में घूमना फिरना है, मजे करना है, फन लविंग है, वो इनफॉर्मल ग्रुप हो जाता है। आपके ऑफिस में कोई भी ग्रुप बन रहा है, दैट इज अ फॉर्मल ग्रुप। ठीक है, यहां आप सारे स्टूडेंट्स मिलकर अगर कोई ग्रुप बना रहे हैं तो दैट इज एन इनफॉर्मल ग्रुप। अगर हम टीचर्स मिलकर ग्रुप बना रहे हैं कि भाई हम पांच पांच टीचर्स मिल गए और अब आर एस मेंस का सिलेबस कंप्लीट करेंगे, दैट इज अ फॉर्मल ग्रुप। उसका एक सेट गोल होता है, उसका एक सेट टाइमलाइन होती है, कुछ रूल्स रेगुलेशंस वगैरह होते हैं, स्पेसिफिक पर्पस होते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से टाइप्स ऑफ ग्रुप्स आए, फॉर्मल ग्रुप और इनफॉर्मल ग्रुप। फॉर्मल ग्रुप की डेफिनेशन देखेंगे, दीज आर क्रिएटेड बाय ऑर्गेनाइजेशंस फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस। ठीक है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन, यूपीएससी अखाड़ा, राजस्थान अखाड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन है, और यही इसके अंडर में यही ग्रुप बना रहा है कि भाई ये 5 टीचर जो है वो आर एस मीन्स का सिलेबस अच्छे से कंप्लीट कराएंगे, बच्चों को एक एक चीज डाउट क्लियर वगैरह वो सारी चीज कराएंगे। तो ये एक फॉर्मल ग्रुप हो गया। स्पेसिफिक पर्पज हो गया इसका कि बच्चों को एसडीएम बनाना ही बनाना है। ठीक है, उसके अंडर में टीम बनती है, कमिटी बनती है, डिपार्टमेंट बनता है, वो सारी चीजें होती है। तो इस तरह के जो ग्रुप होते हैं जो एक टारगेट को, एक गोल को अचीव करने के लिए बनाए जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, फॉर्मल ग्रुप कहा जाता है। ठीक है, सेकंड फिर आता है इनफॉर्मल ग्रुप। इनफॉर्मल ग्रुप वो ग्रुप होता है कि 4 स्टूडेंट्स हैं, 4 फ्रेंड्स हैं, उन्होंने मिलकर एक ग्रुप बना लिया। वो फ्रेंडशिप है, सोशल सर्कल है, पर्सनल रिलेशनशिप के बेस पे ग्रुप बन गया। तो वो उसका कोई पर्पस नहीं है, वो उनको सिर्फ साथ में घूमना है, सिर्फ साथ में बाइक राइड करनी है, सिर्फ साथ में मनाली, गुलमर्ग, कश्मीर वगैरह घूम के आना है। तो दैट इज एन इनफॉर्मल ग्रुप। उनका कोई ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में वो नहीं बने हैं, उनका कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं है, कोई टीम, कमिटी, डिपार्टमेंट से उनका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, 4 लोग मिल गए और वो रोज सुबह क्रिकेट खेलने जाते हैं, दैट इज अ इनफॉर्मल ग्रुप। ठीक है, इस तरह से यहां पर बात होती है। दैट इज टाइप्स ऑफ ग्रुप्स, फॉर्मल ग्रुप और इनफॉर्मल ग्रुप। और दोनों ही जगह पर क्या होता है, फॉर्मल ग्रुप का बिहेवियर, ग्रुप बिहेवियर अलग होगा, फॉर्मल बिहेवियर होगा। इनफॉर्मल ग्रुप का जो ग्रुप बिहेवियर होगा वो डिफरेंट होगा, वो इनफॉर्मल बिहेवियर। बात समझ आ गई। अब कोई भी ग्रुप फॉर्म होता है तो उसकी कुछ स्टेजेस होती है। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि ग्रुप जो है वो ऐसे ही बन गया और काम शुरू हो गया और वो सारी चीज। हर ग्रुप में, कोई भी फॉर्मल इनफॉर्मल ग्रुप हो, उसकी कुछ स्टेजेस होती है। ठीक है, सबसे पहले वो बनता है, फॉर्मिंग होती है। ठीक है, फिर स्टॉर्मिंग होती है, फिर स्टॉर्म का नॉर्मिंग होती है। ठीक है, फिर परफॉर्मिंग होती है। इस तरह से ये पूरी स्टेप्स यहाँ पर फॉलो होती है, और नेक्स्ट स्लाइड में मैं वही आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से एक ग्रुप फॉर्म करता है, फिर उसके अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम्स जनरेट होती है, स्टॉर्मिंग होती है, फिर उस प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व किया जाता है, नॉर्मलाइज किया जाता है, फिर उसको नॉर्मलाइज करने के बाद वो ग्रुप परफॉर्म करता है और उसके बाद वो डिजॉल्व हो जाता है। इस तरह से हर फॉर्मल और इनफॉर्मल ग्रुप की एक पर्टिकुलर प्रोसेस होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है 5 नंबर का कि राइट डाउन द स्टेप्स, डिफरेंट स्टेप्स ऑफ ग्रुप फॉर्मेशन। ठीक है, तो उसका आंसर आप इस तरह से फॉर्म करेंगे। आप ये एक फ्लो चार्ट मैंने यहां पर बनाया है, इस तरह से भी आप बता सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आ गया फॉर्मिंग। फॉर्मिंग मतलब किसी भी ग्रुप को बनाना। ठीक है,
को डिटेल में अपन बाद में बात करेंगे, एक एक पॉइंट टू पॉइंट हम समझेंगे। दूसरा स्टॉर्मिंग, ग्रुप बन गया है लेकिन उस ग्रुप के अंदर थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स, थोड़ी डिफिकल्टीज, थोड़े स्ट्रगल्स, थोड़ी कुछ एक फ्रिक्शन है, ठीक है। उसके बाद उस फ्रिक्शंस को पकड़ के कि भाई क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या स्ट्रगल हो रहे हैं, क्या दिक्कतें आ रही है, उनको डिटरमाइन करना है और उनको रिमूव करना है। तो रिमूव जैसे ही वो होगा वैसे ही वो नॉर्मलाइज हो जाएगा वो चीज। नॉर्मलाइज होने के बाद आपको पता है कि आपका जो ग्रुप बना था उसका टारगेट क्या था, उस टारगेट को अचीव करने के लिए आपको परफॉर्मेंस करनी है। और जैसे ही आपका टारगेट अचीव हो जाएगा वैसे ही ग्रुप क्या हो जाएगा, एडजर्न हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले FSNPA, ठीक है, फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग और एडजर्निंग, ये आपको याद रखना है। ये क्या चीज पढ़ा रहा हूं मैं, दीज आर स्टेप्स ऑफ ग्रुप फॉर्मेशन, आइदर दैट विल बी अ फॉर्मल ग्रुप और इनफॉर्मल ग्रुप। ये जो पर्टिकुलर स्टेप्स हैं ये होंगी और ये इसी सीक्वेंस में होगी। ऐसा नहीं होगा एडजर्न पहले हो जाएगा फॉर्म बाद में होगा, नहीं। सबसे पहले फॉर्मिंग होगी, ग्रुप बनेगा, फिर स्टॉर्मिंग होगी, कुछ कुछ प्रॉब्लम्स होंगी जिनकी वजह से फ्रिक्शन होगा ग्रुप के मेंबर्स के बीच में। उसके बाद उन प्रॉब्लम्स को डिटरमाइन किया जाएगा, रिमूव किया जाएगा, तो नॉर्मलाइज हो जाएगा, नॉर्मिंग हो जाएगा। फिर उसके बाद जो ग्रुप का टारगेट था उसको परफॉर्म किया जाएगा एक्टिविटीज को, और फिर बाद में गोल अचीव करने के बाद वो ग्रुप एडजर्न हो जाएगा। डिटेल में बात की जाए तो फॉर्मिंग के अंदर आता है लिटिल एग्रीमेंट। ये जो 5 लोग मिलके जिन्होंने ग्रुप बनाया है उनके बीच में थोड़ा बहुत सामंजस्य है, थोड़ा बहुत एग्रीमेंट है, थोड़ा गाइडेंस है, डायरेक्शन है, और जो पर्पस है लेकिन वो क्लियरली डिटरमाइंड नहीं है, ठीक है, अनक्लियर है। वो अब बनेगा वो क्लियरली पर्पस, कि हमें किस तरह से, भाई मोटा मोटा पर्पस हमें दे दिया कि आपको एक ग्रुप बनाना है 5 टीचर्स का और आपको बच्चों को SDM बनाना है। तो दैट इज नॉट अ क्लियर पर्पस, दैट इज अनक्लियर पर्पस। कैसे बनाना है, क्या होगा, क्या टाइमलाइन होगी, क्या बुक्स वगैरह, सोर्सेज, कंटेंट वगैरह, लेक्चर डिलीवरी, लेक्चर टाइमलाइंस, वो सारी चीज डिटरमाइन करनी है। तो उसके लिए लिटिल एग्रीमेंट होगा, अनक्लियर पर्पस होगा, गाइडेंस और डायरेक्शन होगा जब ग्रुप बन रहा होगा, ठीक है। फॉर्मिंग के बाद सेकंड स्टेप आती है स्टॉर्मिंग। स्टॉर्मिंग में थोड़ी सी कॉन्फ्लिक्ट होगी, पर्पस की जो क्लैरिटी है वो थोड़ी सी इंक्रीज और हो जाएगी, कोचिंग यहाँ पर चलेगी, समझाया जाएगा हमें, हमारे जो लीडर हैं, जो हमारे मेंटर हैं, वो हमें बताएंगे टीचर्स को या किसी भी ग्रुप को कि भाई आपको ये काम करना है, इस तरह से करना है, इस तरह से पढ़ाना है, आपका 1 महीने में ये सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। पावर स्ट्रगल्स होंगे बीच बीच में, कोई मेंबर बोलेगा कि नहीं आई एम मोर डोमिनेंट, मेरा सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई टीचर बोलेगा नहीं छोटे सब्जेक्ट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बीच में हिंदी के टीचर बोलेंगे कि हमारे बिना तो कोई SDM बन ही नहीं सकता, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर थोड़ा सा फ्रिक्शन जो है वो क्रिएट होता है किसी भी ग्रुप में। आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल समझा रहा हूँ। उसके बाद वो जो जितना भी फ्रिक्शन है वो एग्रीमेंट, कंसेंसस के थ्रू, क्लियर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, फैसिलिटेशन के थ्रू वो नॉर्मलाइज हो जाता है, ठीक है। कि एग्रीमेंट हो गया कि सबसे पहले पॉलिटी की क्लास होगी, ठीक है, पॉलिटी कंप्लीट होने के बाद हिस्ट्री की क्लासेस होंगी, हिस्ट्री कंप्लीट होने के बाद हम हिंदी पढ़ेंगे। तो ये एग्रीमेंट एंड कॉन्सेंसस हो गई, सबको अपने अपने रोल्स क्लियरली डिफाइन कर दिए गए कि आपको आपका सब्जेक्ट पढ़ाना है और उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझनी है, फैसिलिटेशन हो गया, इस तरह से ग्रुप जो है वो नॉर्मलाइज हो जाता है। उसके बाद बात आती है परफॉर्मिंग की। क्लियर विजन हो जाता है कि हमें बच्चों को SDM बनाना है, पर्पस क्लियर हो जाता है कि हमें अपना कंटेंट शानदार रखना है, NCERT बेस्ड रखना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अनुसार जो है हमें क्या करना है, कंटेंट डिजाइन करना है। फोकस ऑन गोल अचीवमेंट, बच्चों के मार्क्स ज्यादा से ज्यादा आने चाहिए, बच्चों को समझ में ज्यादा से ज्यादा आना चाहिए, डेलीगेट कर देना है काम, डेलीगेशन वगैरह होती हैं ये सारी चीजें, अपना काम दूसरे टीचर्स वगैरह को देना और दूसरे मेंबर्स को देना। उसके बाद टास्क कंप्लीशन होता है, कोर्स कंप्लीशन होता है, गुड फीलिंग अबाउट अचीवमेंट्स होती है, कोई बच्चा SDM बन गया है, किसी की 50 रैंक आ गई, किसी की टॉप 10 में आ गया, कोई टॉप 5 में आ गया, रिकॉग्नाइजेशन होता है और उसके बाद जो है वो ग्रुप एडजर्न हो जाता है। इस तरह से आपको ये सारे पॉइंट्स, 5 नंबर का, 2 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आपको लिखना है फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग, एडजर्निंग, दीज आर द 5 स्टेप्स ऑफ ग्रुप फॉर्मेशन, ठीक है। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आपको उसको डिटेल लिखनी है कि फॉर्मिंग में तो क्या होता है, स्टॉर्मिंग में क्या होता है, नॉर्मिंग में क्या होता है, परफॉर्मिंग स्टेप के अंदर क्या होता है और एडजर्निंग स्टेप के अंदर क्या होता है। इस तरह से आप लिखेंगे, आपको 5 में से 4 नंबर अवश्य मिलेंगे। तो हमने अभी क्या पढ़ा, ग्रुप फॉर्मेशन, स्टेप्स ऑफ ग्रुप फॉर्मेशन। उससे पहले मैंने आपको क्या पढ़ाया था, टाइप्स ऑफ ग्रुप्स, ठीक है, फॉर्मल ग्रुप और इनफॉर्मल ग्रुप। उससे पहले हमने देखी ग्रुप बिहेवियर की डेफिनेशन। अभी तक ये सब क्लियर हुआ। अब मैं आपको लेके चल रहा हूं सीधा सीधा फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ग्रुप बिहेवियर, ठीक है। जैसे इंडिविजुअल बिहेवियर के बारे में हमने पढ़ा था कि कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो इंडिविजुअल बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं।
कि भाई उसका बैकग्राउंड हो गया, फीडबैक हो गया, उसकी पर्सनैलिटी हो गई, उसका कॉन्टेक्स्ट हो गया, वो सारी चीजें इंडिविजुअल बिहेवियर में हमने पढ़ी थी। अभी हम क्या देख रहे हैं, वो फैक्टर्स देखेंगे जो ग्रुप बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, काफी सारे पॉइंट्स है इसमें, 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर बनता है सीधा सीधा। इसके बारे में चर्चा करेंगे, इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स ऑफ ग्रुप बिहेवियर। ग्रुप बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने वाला सबसे पहला फैक्टर है ग्रुप नॉर्म्स। नॉर्म्स का मतलब हो जाता है रूल्स। अगर अपन आम भाषा में बात करें तो नॉर्म्स मतलब आप उसको रूल्स समझ, ये कोई भी ग्रुप ज्वाइन करने से पहले आपको उसके रूल्स समझने पड़ेंगे कि वो किस तरह का ग्रुप है और उस ग्रुप में किस तरह का व्यवहार जो है, किस तरह का बिहेवियर जो है वो एक्सपेक्टेड है। देन शेयर्ड एक्सपेक्टेशंस अबाउट एक्सेप्टेबल बिहेवियर विद इन द ग्रुप। किसी भी ग्रुप में कोई भी एक्सेप्टेबल बिहेवियर की जो एक्सपेक्टेशंस है उनको हम क्या कहेंगे, ग्रुप नॉर्म्स कहेंगे। और ये नॉर्म्स जो है, ये रूल्स जो है, यही क्या रेगुलेट करते हैं, बिहेवियर रेगुलेट करते हैं। आपका आचरण, आपका व्यवहार जो उस ग्रुप में है वो रेगुलेट करते हैं और ऑर्डर मेंटेन करते हैं। ऑर्डर मेंटेन करना मतलब एक तरीके से व्यवस्था मेंटेन करके रखना कि ग्रुप में कौन किस तरह से काम करेगा, क्या किस किस के रूल्स हैं, वो सारे काम यहाँ पर होते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ग्रुप बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने वाला सबसे पहला जो पॉइंट है, सबसे पहला जो फैक्टर है वो है ग्रुप नॉर्म्स, ग्रुप के रूल्स। सेकंड आता है रूल्स के बाद आता है रोल्स। रोल्स मतलब किसका क्या रोल है, किसको क्या काम करना है। ठीक है, हायरार्की में कौन कहाँ है। स्पेसिफिक फंक्शंस असाइंड और अडॉप्टेड बाय ग्रुप मेंबर्स। ठीक है, ग्रुप मेंबर हैं, मान लीजिए एक ग्रुप है उसके अंदर 10 मेंबर्स हैं। ठीक है, ये एक ग्रुप है और इसके अंदर 10 मेंबर्स हैं। अब ऐसा तो होगा नहीं कि 10 के 10 को सेम काम दे दिया जाएगा, किसी को क्या काम दिया जाएगा, किसी को क्या काम दिया जाएगा। वो जो काम, वो जो फंक्शन असाइन किया गया है प्रत्येक ग्रुप मेंबर को, वो क्या कहलाएगा, उसका उस पर्टिकुलर ग्रुप मेंबर का रोल कहलाएगा। ठीक है जैसे कोई उस ग्रुप में लीडर होगा, कोई मीडिएटर होगा, कोई रिकॉर्डर होगा। देन थर्ड पॉइंट आ जाता है ग्रुप कोहेशन। ठीक है, ग्रुप कोहेशन का मतलब है कि इस पर्टिकुलर ग्रुप में 10 व्यक्ति हैं तो 10 व्यक्ति आपस में कितना क्लोज हैं, कितना कोहेसिव रिलेशनशिप है उनका, कैसा बॉन्ड उनका कैसा है, और वो एक दूसरे के आसपास कितना अच्छा फील करते हैं। जितना ज्यादा ग्रुप कोहेशन होगा उतना अच्छा ग्रुप बिहेवियर वहां पर देखा जाएगा। ठीक है, तो ग्रुप बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर्स हैं ग्रुप नॉर्म्स, मतलब सारे रूल्स जितने भी हैं। सेकंड हो गया रोल्स, कौन कौन से फंक्शंस किस किस को असाइंड है, वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और थर्ड पॉइंट यहाँ पर आता है ग्रुप कोहेशन। कोहेशन मतलब कितना लोग जो है वो इमोशनली एंड सोशली कितना एक दूसरे के पास है। द डिग्री टू विच ग्रुप मेंबर्स बॉन्ड एंड फील कनेक्टेड। ठीक है, जितना ज्यादा हाई कोहेशन होगा, हाई कोहेशन कैन इंक्रीज सेटिस्फेक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। इस पूरे ग्रुप की प्रोडक्टिविटी इस ग्रुप के जो मेंबर्स हैं उनकी कोहेशन पे डिपेंड करता है कि कितना उनकी प्रोडक्टिविटी, इस ग्रुप की प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी, सेटिस्फेक्शन कितना ज्यादा होगा। ठीक है, फोर्थ पॉइंट आता है कंफॉर्मिटी। कंफॉर्मिटी का मतलब होता है डायरेक्शन। ठीक है, कि ये जो सारे लोग हैं, 10 लोग जो है, इनकी जो डायरेक्शन है, मतलब इनका जो पाथ है, इनका जो सोच है, वो एक ही डायरेक्शन में काम कर रही हो, इनके काम एक ही डायरेक्शन में हो, कंफॉर्म हो, ये सारे के सारे अलाइंड हो एक ही डायरेक्शन में। ठीक है, नॉट फिजिकली बट मेटाफोरिकली। ठीक है, कि एक बार टेक्स्ट पढ़ लेते हैं अपन तो वो सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल 10 लोग हैं तो 10 लोग अलग अलग डायरेक्शंस में ना सोचें, अलग अलग डायरेक्शंस में काम ना करें, उनका टारगेट एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए। द टेंडेंसी ऑफ इंडिविजुअल्स टू अलाइन देयर एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर विद इन ग्रुप नॉर्म्स ऑफन टू गेन एक्सेप्टेंस और अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट। मतलब कि जितने भी मेंबर्स हैं ये ग्रुप नॉर्म्स के हिसाब से चले सारे के सारे, इनका एटीट्यूड जो है वो उसी तरीके का हो, इनका बिहेवियर उस तरीके का हो। जब वो अलाइनमेंट एक दूसरे के साथ उस तरह का हो जाता है तो क्या होता है, एक्सेप्टेंस गेन होती है और कॉन्फ्लिक्ट जो है वो अवॉइड होती है। डन हो गई बात। ठीक है, तो इस स्लाइड में हमने क्या देखा, फैक्टर्स, इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स ऑफ ग्रुप बिहेवियर क्या क्या हुए। पहला ग्रुप नॉर्म्स मतलब ग्रुप के रूल्स। सेकंड ग्रुप के रोल्स, हर एक मेंबर के क्या क्या रोल होंगे, क्या क्या फंक्शन उसको असाइन होगा, उसके बारे में हमने पढ़ा। थर्ड पॉइंट था ग्रुप कोहेशन, कि ग्रुप में कितना बॉन्ड है, कितना कनेक्टेड फील कर रहे हैं वो लोग। और फोर्थ कंफॉर्मिटी, कितने कंफॉर्म है, कितने एक ही डायरेक्शन में अलाइंड है बिहेवियर्स और एटीट्यूड्स वगैरह उनसे। ठीक है, 4 पॉइंट हमने पढ़े। पांचवा पॉइंट आता है ग्रुप साइज। आप देखेंगे जैसे ही आप
गवर्नमेंट जॉब में है या आने वाले समय में आएंगे, तो आप देखेंगे कि जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है उसके अंदर भी ऑफिसेस होते हैं अलग अलग, ठीक है। और उन ऑफिसेस को भी सेक्शंस में डिवाइड किया जाता है। जैसे कोई कैश सेक्शन है, कोई कंट्रोल सेक्शन है, कोई रेवेन्यू का सेक्शन अलग है, कोई इस्टेब्लिशमेंट ऑडिट का सेक्शन अलग है। इस तरह से अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड किया जाता है। क्यों डिवाइड किया जाता है ये? ताकि जो ग्रुप का साइज है उसको छोटा किया जा सके। जितना छोटा ग्रुप का साइज होगा उतना इफेक्टिव कम्युनिकेशन वहां पर होगा, उतनी इफेक्टिव प्रोडक्टिविटी वहां पर इंक्रीज होगी, वो सारी चीजें होगी। जब ज्यादा बड़ा ग्रुप होगा, मान लीजिए एक ऑफिस में 100 लोग काम करते हैं और उनका लीडर एक है, तो यहाँ इफेक्टिवनेस इतनी ज्यादा नहीं हो पाएगी। इसके बजाय क्या किया जाए, 10-10 के ग्रुप में इनको डिवाइड किया जाए, सेक्शंस में डिवाइड कर दिया जाए और फिर इनको लीड किया जाए। उससे क्या होता है कि उन 10 लोगों में कम्युनिकेशन जो है वो बहुत अच्छा होगा। लेकिन इन 100 लोगों के ग्रुप में कम्युनिकेशन इतना बेटर नहीं हो पाएगा, कम्युनिकेशन गैप आएगा, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होगी और इफेक्टिवनेस जो है ग्रुप की, प्रोडक्टिविटी जो है ग्रुप की, वो डाउन होगी। ठीक है, तो ग्रुप साइज डिपेंड करता है, आप एक सीधा सीधा बोलेंगे जितना छोटा ग्रुप उतना ज्यादा इफेक्टिव। affects communication patterns and group effectiveness. A smaller groups tends to have more intimate interactions. जितने smaller groups होंगे उनमें ज़्यादा intimate interactions होंगे और communication pattern जो है वो अच्छा रहेगा, effective ग्रुप की जो इफेक्टिवनेस है वो बढ़ेगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट फैक्टर आ जाता है ग्रुप थिंक, अ फिनोमेना वेयर द डिजायर फॉर हार्मनी इन डिसीजन मेकिंग लीड्स टू पुअर और इरेशनल आउटकम्स बिकॉज डिसेंटिंग व्यूज आर सप्रेस्ड। क्या होता है कि जब भी एक ग्रुप सोचता है, ग्रुप सोच रहा है मतलब हर एक आदमी सोच रहा है और अपनी अपनी जो थॉट प्रोसेस है उसको ग्रुप के सामने रख रहा है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए 10 लोग हैं और 10 लोगों के हिसाब से 10 आइडियाज वहां पे आए, इन 10 आइडियाज में से 3 आइडियाज बिल्कुल ही खराब है। तो इस तरह से क्या होता है कि 3 आइडियाज अपने आप जो खराब है, जो पुअर है, जो इरेशनल आउटकम्स है डिसीजन मेकिंग में, वो अपने आप सप्रेस हो जाते हैं। तो इस तरह से ग्रुप थिंक करता है कि 10 इंडिविजुअल बिहेवियर किस तरह थिंक करता है, इंडिविजुअल व्यक्ति एक आइडिया आपको देगा, जबकि ग्रुप थिंक जब होता है तो ग्रुप थिंक में जितने मेंबर्स होंगे उतने और उससे ज्यादा भी आइडियाज वहां पर आ सकते हैं, मल्टीपल आइडियाज आते हैं। और उन मल्टीपल आइडियाज में जो डिसेंटिंग व्यूज होते हैं, जो इरेशनल आउटकम्स होते हैं, पुअर आउटकम्स होते हैं, पुअर डिसीजंस होते हैं, वो अपने आप क्या होते हैं, सप्रेस हो जाते हैं। देन सोशल फैसिलिटेशन एंड सोशल लोफिंग। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, एक पर्टिकुलर ग्रुप है, मान लीजिए उसमें 10 व्यक्ति हैं, वो 10 व्यक्ति अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से बिहेव कर रहे हैं, उनका बिहेवियर सबका अलग अलग है। तो वो जो उनका टोटल इफेक्टिवनेस है, टोटल जो वो काम कर रहे हैं, जो भी उनकी एक्टिविटीज है, जो भी उनका बिहेवियर है, वो सीधा सीधा डिपेंड करता है वो जो टास्क उनको दिया जा रहा है काम करने के लिए, और जो ग्रुप डायनामिक्स हैं कि किस तरह से उनके आसपास के लोग जो है वो उनसे रिलेटेड है, कम्युनिकेशन पैटर्न कितना अच्छा है, टास्क कितनी बढ़िया है, उन सब चीजों पे वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो परफॉर्मेंस ऑफ द मेंबर्स ऑफ ग्रुप is directly depend upon the task given to that particular group and the group dynamics। ठीक है, फॉर सोशल फैसिलिटेशन और लोफिंग यहाँ पे काम आता है। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? पहला हम पढ़ रहे हैं फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ग्रुप बिहेवियर। 5 नंबर का क्वेश्चन ये बनता है। इसमें सबसे पहले मैंने आपको समझाया ग्रुप नॉर्म्स, जिसको अपन रूल्स भी कहते हैं, जो भी ग्रुप का रूल्स होता है जिसके हिसाब से आपको बिहेव करना होता है। सेकेंड होता है ग्रुप रूल्स, सॉरी ग्रुप रोल्स। रोल्स होता है कि पर्टिकुलर मेंबर्स को कौन कौन से फंक्शंस असाइन किए गए। थर्ड है ग्रुप कोहेशन, किस तरह का बॉन्ड, किस तरह की कनेक्शन आपको ग्रुप में रखना है। फिर होता है कंफर्मिटी, आपके एटीट्यूड को किस तरह से अलाइन करना है। ग्रुप साइज की बात आती है, जितना छोटा ग्रुप उतना ज़्यादा इफेक्टिव ग्रुप। ग्रुप थिंक जब करता है वो सारी बात बताई, सोशल फैसिलिटेशन एंड लोफिंग की बात बताई। तो इस तरह से हमने यहाँ पर 5 नंबर का क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। इस तरह से आपको लिखना है। अगर 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको सीधे सीधे पॉइंट्स लिखने हैं। 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको ये डिटेल्स बतानी है, उसको एक्सप्लेन करते हुए लिखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान सकते हैं आप इस चैप्टर का। फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है राइट डाउन द डिफरेंसेस बिटवीन ग्रुप बिहेवियर एंड इंडिविजुअल बिहेवियर। सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ग्रुप बिहेवियर। और फिर सब्सिक्वेंटली फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इंडिविजुअल बिहेवियर। वो थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि वो गैसेबल आंसर उसका होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं डायनामिक्स ऑफ ग्रुप बिहेवियर। ग्रुप बिहेवियर के डायनामिक्स क्या क्या हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंडिविजुअल बिहेवियर की हम बात कर रहे थे तो उसमें इतने डायनामिक्स नहीं थे, लेकिन ग्रुप बिहेवियर में चूंकि 5 लोग, 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग ग्रुप फॉर्म करते हैं तो वो अलग अलग डायनामिक्स, अलग अलग डायरेक्शंस में वो चीज काम करती है। पहला कम्युनिकेशन,
हाउ इंफॉर्मेशन फ्लोज अमंग द मेंबर्स इन्फ्लुएंसेस इफेक्टिवनेस। ग्रुप डायनामिक्स डिपेंड करता है कम्युनिकेशन पे। अगर एक ग्रुप में 5 मेंबर्स हैं, अगर वो अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन फ्लो उन 5 लोगों में अच्छे से हो रहा है, तो वो इफेक्टिवनेस को बढ़ा रहा है, उस ग्रुप की इफेक्टिवनेस को बढ़ा रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके लिए राजस्थान अखाड़ा ने एक बैच लॉन्च किया। उस बैच में 5 टीचर्स हैं, 5 टीचर्स अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, और उन 5 टीचर्स के बीच में अगर इंफॉर्मेशन ट्रांसफर जो है, कम्युनिकेशन जो है वो बहुत अच्छा है, और वो उस हिसाब से अपने लेक्चर्स डिजाइन कर रहे हैं, उस हिसाब से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिजाइन कर रहे हैं, वो सारी काम कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, जितना अच्छा कम्युनिकेशन होगा बिटवीन दीज टीचर्स, उतना अच्छा वो जो ग्रुप है, जो टारगेट एसडीएम काम कर रहा है अंडर राजस्थान अखाड़ा और यूपीएससी अखाड़ा, तो वो क्या करेगा, आपको अच्छा रिजल्ट्स देगा, इफेक्टिवनेस उस पर्टिकुलर ग्रुप की बढ़ जाएगी। सेकंड डायनेमिक पॉइंट क्या आता है ग्रुप बिहेवियर में, डिसीजन मेकिंग। ठीक है, हमेशा ग्रुप्स जो है वो डिसीजन मेकिंग जो होती है वो कलेक्टिवली डिसीजन मेक किया जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए इस ग्रुप में 5 मेंबर्स हैं, हम इसी का एग्जांपल लेके चलते हैं। टारगेट एसडीएम नाम का ये बैच है, टारगेट एसडीएम। ठीक है, इसके अंदर 5 टीचर्स हैं, और ये 5 टीचर्स क्या काम कर रहे हैं, आपको पढ़ाने का काम कर रहे हैं ताकि आप आरएस बन सके। ठीक है, आरएस टॉप कर सके। अब इसमें मान लीजिए कोई डिसीजन लेना है, तो डिसीजन कलेक्टिवली लिया जाएगा। हमेशा ये 5 लोग मिलके डिसीजन लेंगे कि हमें किस तरह से लेक्चर्स डिजाइन करने हैं, कौन सबसे पहले लेक्चर्स लेगा, बाद में कौन लेक्चर्स लेगा, टाइम टेबल डिजाइन वगैरह, वो सारी चीजें जो है वो ग्रुप मेंबर्स जो है वो कलेक्टिवली लेंगे। और जब भी कलेक्टिवली डिसीजन लिया जाएगा तो वो थोड़ा स्लो होगा। ठीक है, इंडिविजुअल डिसीजन से कलेक्टिव डिसीजन जो है, ग्रुप डिसीजन जो है, वो हमेशा स्लो होता है। ग्रुप्स ऑफन मेक डिसीजंस कलेक्टिवली। ठीक है, सारे मेंबर्स जो है वो मिलकर डिसीजन लेते हैं, विच कैन बी मोर थॉरो। ये बहुत थॉरो होता है क्योंकि अलग अलग पॉइंट्स पे इसको डिस्कस किया जाता है, जो भी नेगेटिव पॉइंट्स हैं उनको एलिमिनेट किया जाता है, पॉजिटिव पॉइंट्स को इम्बाइब किया जाता है, वो सारी चीजें यहाँ पर देखी जाती है। इस वजह से, क्योंकि ज्यादा ब्रेन्स काम कर रहे हैं वहां पे, तो वो थॉरोली वो डिसीजन लिया जाएगा, लेकिन स्लो लिया जाता है। कोई डिसीजन राइट होना चाहिए, अगर स्लो हो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देन इंडिविजुअल डिसीजंस। इंडिविजुअल तो एक बंदा है, उसके दिमाग में जितने पॉइंट्स होंगे उस हिसाब से वो फटाफट डिसीजन ले लेगा, लेकिन ग्रुप्स में डिसीजन मेकिंग क्या होती है, थोड़ी स्लो होती है, लेकिन थॉरो होती है। ठीक है, फिर आता है कॉन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन। ग्रुप बिहेवियर कभी भी काम करेगा तो 2 चीजों के बैलेंस में काम करेगा। ठीक है, यहां पर होगी कॉन्फ्लिक्ट और यहां पर होगा कॉपरेशन, और इसके बैलेंस से ही आप क्या कर पाएंगे, कॉमन गोल्स को अचीव कर पाएंगे। मान लीजिए 5 टीचर्स हैं, ये काम कर रहे हैं, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि सब ही कॉपरेट करके काम करें। ठीक है, ऐसा भी नहीं हो सकता कि सभी कॉन्फ्लिक्ट के मोड में काम करें, तो फिर तो टारगेट ही लूज हो जाएगा। ठीक है, तो कोई कॉन्फ्लिक्ट करता है, कोई कॉपरेट करता है एक दूसरे से, और इस तरह से हम टारगेट की तरफ आगे बढ़ते हैं। ग्रुप बिहेवियर इन्वॉल्व्स बैलेंसिंग कॉन्फ्लिक्ट्स एंड कॉपरेशन टू अचीव कॉमन गोल। कि आपका जो ग्रुप बिहेवियर है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि किस तरह से आप कॉन्फ्लिक्ट को और कॉपरेशन को, कॉन्फ्लिक्ट मतलब कोई फ्रिक्शन हो रहा है किसी डिसीजन के मामले में, कुछ मतलब एकजुटता नहीं है, यूनिटी नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट हो रही है किसी बात को लेकर, और कॉपरेशन मतलब साझेदारी। ठीक है, इस वजह से आप इन दोनों के बैलेंस के साथ आप क्या कर सकते हैं, कॉमन गोल को अचीव कर सकते हैं। बात समझ आ गई। तो डायनेमिक्स ऑफ ग्रुप बिहेवियर में मैंने आपको अभी क्या पढ़ाया, पहला पॉइंट पढ़ाया कम्युनिकेशन। ठीक है, कि किस तरह से कम्युनिकेशन एक मेजर रोल प्ले करता है। दूसरा, डिसीजन मेकिंग, किस तरह से डिसीजन मेकिंग काम करती है वहां पर। अगर डिसीजन मेकिंग ग्रुप में हो रही है तो वो स्लो होगी, थॉरो होगी। ठीक है, कम्युनिकेशन जो था वो जितना अच्छा कम्युनिकेशन होगा उतनी ज़्यादा इफेक्टिवनेस यहाँ पर बढ़ेगी। कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉपरेशन, यहाँ पर देखा जाए तो हर ग्रुप में कॉन्फ्लिक्ट और कॉपरेशन के बैलेंस से ही गोल्स को अचीव किया जाता है। ठीक है, तो ये 3 फैक्टर्स जो है वो यहाँ पर ग्रुप बिहेवियर के डायनामिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है, आगे पॉइंट आ रहा है इंपॉर्टेंस इन ऑर्गेनाइजेशन। ग्रुप्स की इंपॉर्टेंस क्या होती है। जैसे मैंने इंडिविजुअल बिहेवियर की आपको इंपॉर्टेंस बताई थी, उसी तरीके से हम यहाँ पर ग्रुप बिहेवियर की इंपॉर्टेंस देखिए क्या होता है। एक आप खुद समझने की कोशिश, कॉमन सेंस की बात है। एक काम के लिए एक व्यक्ति काम कर रहा है, और एक काम के लिए 10 व्यक्ति काम कर रहे हैं। ठीक है, कहाँ इफेक्टिवनेस ज्यादा होगी, यहाँ। क्यों होगी ज्यादा, क्योंकि यहाँ पर टीम वर्क ज्यादा होगा। ठीक है, ग्रुप बिहेवियर अफेक्ट्स टीम वर्क। जितना अच्छा ग्रुप बिहेवियर उतना अच्छा टीम वर्क। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर होगा।
ठीक है, यहाँ इनोवेशन ज्यादा होगी और ओवरऑल परफॉर्मेंस ज्यादा होगी। तो ये जो फैक्टर्स हैं ये इंपॉर्टेंस प्रोवाइड करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस में ग्रुप बिहेवियर की, ग्रुप्स को बनाने की। देन ग्रुप बिहेवियर अफेक्ट्स टीम वर्क, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, इनोवेशन एंड ओवरऑल परफॉर्मेंस। अब क्या होता है, ग्रुप डायनेमिक्स को जब लीडर्स नोटिस करते हैं, उनको समझते हैं, तो इससे क्या होता है, कोलैबोरेशन फॉस्टर होता है, कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करते हैं, ऑपरेशन को बेटर किया जाता है और बिल्ड इफेक्टिव टीम्स यहाँ पर बनती है ताकि ओवरऑल इफेक्टिवनेस, ओवरऑल प्रोडक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इंक्रीज किया जाए। ठीक है, एग्जाम्पल्स ग्रुप बिहेवियर के मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूं, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर मैं आपको 3 एग्जाम्पल और पीडीएफ में इन्वॉल्व है तो वो दे सकते हैं। पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे जैसे लेक्चर अपलोड होगा। और प्रोजेक्ट टीम कोलैबोरेटिंग टू कंप्लीट अ टास्क, ठीक है, किसी भी आईटी कंपनी में कोई प्रोजेक्ट टीम है, वो एक टास्क के लिए कोलैबोरेट कर रही है, तो वो ग्रुप बिहेवियर का एक अच्छा एग्जांपल है। पीयर प्रेशर इन्फ्लुएंसिंग स्टूडेंट्स बिहेवियर, ठीक है, कि एक क्लास में पीयर प्रेशर हो रहा है, बच्चों के आसपास ही खुद ही एक प्रेशर क्रिएट हो रहा है कि भाई मैं उससे ज्यादा नंबर लाऊं, उससे ज्यादा नंबर लाऊं, और उसकी वजह से स्टूडेंट्स का बिहेवियर इन्फ्लुएंस हो रहा है। तो वो जो स्टूडेंट्स हैं वो पूरा एक ग्रुप की तरह काम कर रहे हैं क्योंकि गोल डायरेक्टेड है वो सारे के सारे। सोशल मूवमेंट्स फॉर्म्ड अराउंड शेयर्ड कॉजेस, ठीक है, जो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट या सोशल मूवमेंट कोई भी काम कर रहा है वो एक ही गोल के ऊपर काम कर रहा है, तो वहां पर ग्रुप बिहेवियर आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा तमाम मैंने जो भी आपको लेक्चर में इन बिटवीन एग्जांपल्स दिए वो भी आप यहाँ पर कोट कर सकते हैं। ठीक है, आईटी कंपनी में, गवर्नमेंट जॉब्स में या कोचिंग क्लासेस में, कहीं भी इस तरह के एग्जांपल्स आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक क्वेश्चन यहाँ से यहाँ पे बनाए जा सकते हैं। अब आगे जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, डिफरेंसेस बिटवीन इंडिविजुअल बिहेवियर एंड ग्रुप बिहेवियर। 5 नंबर का ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है। ठीक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस पूरे चैप्टर का। अभी तक मैंने आपको क्या पढ़ाया, अभी तक हम इंडिविजुअल बिहेवियर पूरा पढ़ चुके हैं, इसकी डेफिनेशन हमने देख ली, एग्जाम्पल देख ली, इसके डायनामिक्स देख लिए, इसके फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इंडिविजुअल बिहेवियर देख लिया और इसके एग्जाम्पल्स वगैरह देख लिए। वो ही सारी चीजें हमने ग्रुप बिहेवियर में देखी, डेफिनेशंस, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग, वो सब, ये चार्ट जिस तरह से ग्रुप बनता है ये मैंने आपको समझा ही दिया, फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग एंड एडजर्निंग। अब जो है इन दोनों का कंबाइंड फॉर्मेट में हम इंडिविजुअल बिहेवियर और ग्रुप बिहेवियर का डिफरेंस यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, और इसके बाद ये 2-3 चीजें और हैं वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, या अगर आप इसको नहीं पढ़ना चाहते हैं तो बेटर ये रहेगा कि आप पीडीएफ में से उसको देख सकते हैं। ठीक है, ये एडिशनल डेटा मैंने यूज किया हुआ है। लेक्चर जो है वो डिफरेंसेस और डिफरेंसेस के बाद इंटरप्ले बिटवीन इंडिविजुअल एंड ग्रुप बिहेवियर में ही खत्म हो जाता है। ठीक है, तो समझने की कोशिश करते हैं, आपको डिटेल में समझाता हूँ। हालांकि इंडिविजुअल बिहेवियर हमने अलग से पढ़ लिया है, ग्रुप बिहेवियर अलग से पढ़ लिया है, लेकिन इस तरह से कभी भी आपको डिफरेंस लिखना हो एग्जाम में तो आप इस तरह की टेबल बनाएंगे। आपकी, मैं यहाँ पर सिर्फ मैनेजमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, पेपर 1, 2, 3 तीनों ही पेपर्स में किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपसे डिफरेंस पूछा जाए तो आप एक टेबल बनाएंगे जिस टेबल में 3 कॉलम होंगे, याद रखिए। ठीक है, 2 कॉलम वो होंगे जिसके बीच में आपको डिफरेंस बताना है और 1 कॉलम वो होगा जो किसी भी फैक्टर के रिगार्डिंग आप डिफरेंस बता पा रहे हैं। ठीक है, किसी भी एस्पेक्ट के रिगार्डिंग बता पा रहे हैं। जैसे यहाँ पे मैंने बताया फोकस, इंडिविजुअल बिहेवियर किसको फोकस करता है और ग्रुप बिहेवियर किसको फोकस करता है, वो सारी चीजें हमने यहाँ पर लिख दी। सेकंड फैक्टर हमने बताया इन्फ्लुएंसेस। तो इस तरह से आपको एक टेबल क्रिएट करनी है। 5 नंबर में ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, 10 नंबर में भी आजकल पूछ लेते हैं, लेकिन मेजर इस तरह का डिफरेंस वाला क्वेश्चन जो है वो 5 नंबर में पूछाता है। और वहां पर आपको एक टेबल बनानी है जिसके 3 कॉलम बनाए जाएंगे। और रोज की हम बात करें तो रोज 6 या 7 हो सकते हैं, इसमें से एक तो ये हेड वाली रो आ गई। 5 नंबर का क्वेश्चन है तो मिनिमम 5 डिफरेंस आपको बताने ही है। मैंने यहाँ पे 6 डिफरेंस बताए हैं। 6 क्यों बताए हैं, एक इन केस अगर आप भूल भी जाओ तो 5 तो वहां लिख के आओगे और हर डिफरेंस का आपको 1 नंबर मिलेगा। ठीक है, एक डिफरेंस लिख दिया, इस पॉइंट का, फोकस के पॉइंट का आपको 1 नंबर मिल गया। तो इस तरह से यहाँ पर मार्क्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं आरपीएससी। तो सबसे पहले हम डिटेल में डिस्कस करते हैं व्हाट आर द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन इंडिविजुअल बिहेवियर एंड ग्रुप बिहेवियर। तो यहाँ पर अब सबसे पहले बात करते हैं, डिफरेंसेस देखते हैं। सबसे पहला एस्पेक्ट हमने देखा फोकस। इंडिविजुअल बिहेवियर में फोकस जो रहता है वो एक सिंगल पर्सन पे रहता है, जैसा कि वो इंडिविजुअल बिहेवियर है, एक ही व्यक्ति का बिहेवियर है, एक्शंस और एटीट्यूड्स ऑफ ए सिंगल पर्सन पे ही फोकस है। जबकि ग्रुप बिहेवियर में इंटरेक्शंस एंड कलेक्टिव बिहेवियर ऑफ मल्टीपल पीपल पे क्या होगा, फोकस होगा। सेकेंड एस्पेक्ट क्या था, इन्फ्लुएंसेस, इंटरनल ट्रेट्स, मोटिवेशन, परसेप्शन, इन सब से इन्फ्लुएंस होगा इंडिविजुअल बिहेवियर। जबकि
ग्रुप बिहेवियर में ग्रुप नॉर्म्स, रोल, पीयर प्रेशर, सोशल डायनामिक्स, जैसा कि मैंने आपको समझाया था, उससे इन्फ्लुएंस होगा। तो इन्फ्लुएंस फैक्टर, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इंडिविजुअल बिहेवियर क्या क्या होंगे? इंटरनल ट्रेट्स, मोटिवेशन, परसेप्शन। जबकि फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ग्रुप बिहेवियर क्या होंगे? ग्रुप नॉर्म्स, रोल्स, पीयर प्रेशर, सोशल डायनामिक्स। ठीक है। डिसीजन मेकिंग जो है वो इंडिविजुअल बिहेवियर में फास्ट होगा, थोड़ा नैरो होगा, पर्सनल जजमेंट और प्रेफरेंसेस पे बेस्ड होगा, जबकि ग्रुप बिहेवियर में कोलैबोरेटिव होगा, जिसकी वजह से वो थॉरो होगा, थोड़ा सा स्लो हो जाएगा, इन्फ्लुएंस्ड बाय डोमिनेंट मेंबर्स। अगर कोई सीनियर मेंबर है ग्रुप में तो उसके डिसीजन जो है वो इन्फ्लुएंस करेगा, डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करेगा वो। रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात अगर की जाए तो इंडिविजुअल बिहेवियर की सोल अकाउंटेबिलिटी रहती है एक्शंस की। वो जो व्यक्ति है जो बिहेवियर कर रहा है, जिसका बिहेवियर है, उसके ऊपर पूरी की पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है उसके एक्शंस की, उसके बिहेवियर की। जबकि शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी विद इन द ग्रुप रहती है ग्रुप बिहेवियर में। ठीक है। बिहेवियरल चेंज, कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी की बात की जाए तो मोर कंसिस्टेंट ड्यू टू पर्सनालिटी ट्रेट्स, जैसी पर्सनालिटी होगी वैसी ही इंडिविजुअल बिहेवियर हमेशा रहेगा। लेकिन ग्रुप बिहेवियर जो है वो ग्रेटली बेस्ड ऑन ग्रुप कॉन्टेक्स्ट, या फिर जो टास्क असाइन होती है, नंबर ऑफ मेंबर्स, या ग्रुप डायनामिक्स पे डिपेंड करता है वो सारी चीजें। बिहेवियरल चेंज की बात की जाए तो चेंजेस बेस्ड ऑन सेल्फ अवेयरनेस और लर्निंग पे बेस्ड होते हैं। इंडिविजुअल बिहेवियर चेंज जो भी होगा वो सेल्फ अवेयरनेस पे और लर्निंग पे चेंज होगा। ठीक है। जबकि ग्रुप बिहेवियर में ग्रुप कंफॉर्मिटी, सोशल इन्फ्लुएंस के जरिए जो बिहेवियर है वो चेंज होता है ग्रुप बिहेवियर का। तो इस तरह से आपको यहाँ पर आंसर फ्रेम करके लिखना है। इस तरह से आप लिखेंगे, 5 नंबर आपको अवश्य मिलेंगे। ठीक है। डिफरेंसेस बिटवीन इंडिविजुअल एंड ग्रुप बिहेवियर यहाँ से हमने कंप्लीट किया। अब हम बात करेंगे इंटरप्ले बिटवीन इंडिविजुअल एंड ग्रुप बिहेवियर, कि इंडिविजुअल बिहेवियर और ग्रुप बिहेवियर में क्या इंटरप्ले करता है। ठीक है। कैसे ये दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। इन रियलिटी इंडिविजुअल एंड ग्रुप बिहेवियर्स आर डीपली इंटरकनेक्टेड। इंडिविजुअल्स ब्रिंग देयर पर्सनालिटी एंड मोटिवेशंस इनटू ग्रुप्स। अगर एक व्यक्ति, यहाँ पर 5 व्यक्ति है, तो इन 5 व्यक्ति का एक ग्रुप बनाया गया है, तो ग्रुप बिहेवियर तो इनमें होगा ही, लेकिन यहाँ पर डिपेंड करेगा इस व्यक्ति का इंडिविजुअल बिहेवियर कैसा है, इस व्यक्ति का इंडिविजुअल बिहेवियर कैसा है। इन सब के इंडिविजुअल बिहेवियर के अमेलगमेशन से ही यहाँ पर ग्रुप बिहेवियर निकल के सामने आएगा। ठीक है। इंडिविजुअल ब्रिंग्स देयर पर्सनालिटीज एंड मोटिवेशंस इनटू ग्रुप्स व्हाइल ग्रुप्स इन्फ्लुएंस इंडिविजुअल्स थ्रू सोशल प्रोसेसेस। ठीक है। कि इंडिविजुअल्स खुद की पर्सनालिटी लेके आ रहे हैं, खुद का मोटिवेशन यहाँ पर ग्रुप में लेके आ रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, ग्रुप को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। जबकि ग्रुप क्या कर रहा है, ग्रुप जो सोशल प्रोसेसेस हैं उसके थ्रू इंडिविजुअल बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो दोनों एक दूसरे को इन्फ्लुएंस यहाँ पर करते हैं। ठीक है। पहला आता है सोशल इन्फ्लुएंस। ग्रुप मेंबरशिप कैन ऑल्टर एन इंडिविजुअल्स ओपिनियंस एंड बिहेवियर्स थ्रू कंफॉर्मिटी, कंप्लायंस एंड ओबीडियंस। ठीक है। क्या हो रहा है कि ग्रुप मेंबर्स जो होते हैं वो इंडिविजुअल्स के ओपिनियंस को ऑल्टर करते हैं, उनके बिहेवियर को ऑल्टर करते हैं। किसके द्वारा? कि भाई आपको हमारा डिसीजन ओबे करना पड़ेगा। तो ओबीडियंस की वजह से इंडिविजुअल बिहेवियर यहाँ पर चेंज होता है। कंफॉर्मिटी रखनी है, मतलब ग्रुप के साथ चलना है। अगर 4 लोग इस डायरेक्शन में चल रहे हैं तो आपको भी इसी डायरेक्शन में फॉलो करना है, तो ये कंफॉर्मिटी हो जाती है। इसकी वजह से, सोशल इन्फ्लुएंस की वजह से ग्रुप बिहेवियर जो है वो इंडिविजुअल बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। इसके अलावा कंप्लाइंस आपको करनी है, ये जो बाकी सब कर रहे हैं वही आपको करना पड़ेगा। ठीक है। तो इस तरह से यहाँ ये जो पॉइंट हमने पढ़ा सोशल इन्फ्लुएंस का, ये बताता है कि किस तरह से ग्रुप बिहेवियर जो है वो इंडिविजुअल बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है। फिर आगे आता है रोल एक्सपेक्टेशंस। इंडिविजुअल ऑफन एडजस्ट देयर बिहेवियर टू फिट एक्सपेक्टेड ग्रुप रूल्स। कि ये व्यक्ति है, ठीक है, इसको क्रिकेट खेलना बहुत ज़्यादा पसंद था। ठीक है। ये सुबह शाम क्रिकेट खेलता था, लेकिन जब ये इस ग्रुप में आया तो ग्रुप में आने के बाद इसने देखा कि बाकी 4 लोग जो हैं उनको फुटबॉल पसंद है, वो सुबह शाम फुटबॉल खेल रहे हैं। तो ऐसा तो होगा नहीं अकेला बंदा सुबह उठ के क्रिकेट खेलेगा, अकेला बंदा कैसे खेलेगा, ग्रुप में है। तो वो भी इनके साथ क्या करने लग जाएगा, फुटबॉल खेलने लग जाएगा। ठीक है। तो इंडिविजुअल्स जो है वो भी अपने बिहेवियर को एडजस्ट करते हैं ताकि एक्सपेक्टेड ग्रुप रोल्स में वो काम कर सके। ठीक है। आइडेंटिटी की बात हो गई, तो पीपल डिराइव पार्ट ऑफ देयर सेल्फ आइडेंटिटी फ्रॉम ग्रुप्स दे बिलोंग टू, विच शेप्स बिहेवियर। ठीक है। एक ग्रुप में एक व्यक्ति है, वो ग्रुप से ही अपनी आइडेंटिटी निकाल रहा है कि उस ग्रुप में उसका क्या काम है। इसके अलावा परफॉर्मेंस जो होती है वो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस। अगर कोई व्यक्ति अकेला एक लाइब्रेरी में है, 4 लोगों का ग्रुप है, अगर कोई बच्चा अकेला अपने घर पे बैठ के 4 घंटे कंटिन्यूस स्टडी कर रहा है, तो वो उस ग्रुप में बैठकर 5 घंटे भी स्टडी कर सकता है या 3 घंटे भी स्टडी कर सकता है। इट डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेक्स्ट, इट डिपेंड्स ऑन द सोशल इन्फ्लुएंस, इट डिपेंड्स ऑन द अदर ग्रुप मेंबर्स। ठीक है। अगर वो इसको मोटिवेट करते हैं तो ये 4 का 8 घंटे पढ़ सकता है, और अगर वो कहते हैं कि नहीं बस 2 घंटे पढ़ लिए बहुत हो गया, क्रिकेट खेलने चलते हैं, तो जो परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज और डिक्रीज हो सकती है
इंडिविजुअल परफॉर्मेंस जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती है अकॉर्डिंग टू सोशल फैसिलिटेशन या सोशल लॉफिंग। डन हो गई बात। इस तरह से हमने आज का लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है। एक्स्ट्रा कंटेंट भी मैंने यहाँ पर पीडीएफ में इंक्लूड किया है, आप चाहें तो इस कंटेंट को पढ़ सकते हैं। हालांकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मेरी आदत है कि पीडीएफ में आपको एडिशनल मैं कंटेंट प्रोवाइड कराता हूँ, ताकि आप, और अगर आपके पास टाइम है, आपको लगता है, आपके हिसाब से लगता है कि इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको पीडीएफ के थ्रू पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ पर पढ़ाकर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑलरेडी ये बातें हम पढ़ चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, 2-3 स्लाइड्स का ये है मैनेजिंग इंडिविजुअल एंड ग्रुप बिहेवियर इन ऑर्गेनाइजेशंस। किस तरह से इंडिविजुअल और ग्रुप बिहेवियर को ऑर्गेनाइजेशंस में हम मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, मोटिवेशन, पर्सनैलिटी असेसमेंट, फीडबैक एंड कोचिंग, तो सारी चीज़ें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। प्रैक्टिकल अप्रोच वाली चीज़ें, ईजी चीज़ें। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हमने मैनेजमेंट का इंडिविजुअल बिहेवियर और ग्रुप बिहेवियर हमने कंप्लीट किया। ये पूरा हमारा सिलेबस था। इस सिलेबस में ये फर्स्ट पॉइंट हम कंप्लीट कर चुके हैं, सेकंड पॉइंट कंप्लीट कर चुके हैं, थर्ड पॉइंट में लीडरशिप थ्योरी एंड स्टाइल्स लास्ट टाइम कंप्लीट हो गया था। आज हमने जो कंप्लीट किया है वो है ग्रुप बिहेवियर एंड इंडिविजुअल बिहेवियर। ठीक है, ये यहाँ तक हमारा पूरा सिलेबस जो है मैनेजमेंट का, वो 14 लेक्चर्स में कंप्लीट हो चुका। अब नेक्स्ट लेक्चर 15th लेक्चर, ये 14th लेक्चर तक हमारा ये सारा कंप्लीट हो गया। अगर आपने ये पूरा नहीं देखा है तो देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एटीट्यूड, वैल्यूज, टीम बिल्डिंग, ये सारी चीजें, ये तीनों पॉइंट हम लेक्चर नंबर 15th में, मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको डिटेल में समझाऊं। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।